हाँ तो भाई लोग, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहां चारों तरफ आग लगी हुई है, एकदम कोहराम मचा है। पर अपने भाई के दिमाग में अलग ही पिक्चर चल रही है। वो अपनी ही ख्याली दुनिया में खोया हुआ है। अपना केन भाई केन बैठा बैठा ये सोच रहा है कि आने वाले कल में इतिहास उसे किस नाम से याद रखेगा। एक ऐसे वफादार शूरवीर की तरह जो अपने बादशाह के साथ आखिरी दम तक खड़ा रहा, या फिर एक नंबर के ढक्कन की तरह जिसने सबसे गलत बॉस के साथ सेटिंग कर ली थी। तभी सीन बदलता है और हमें दिखता है एक बंदा जो केन की बॉडी के पास बैठ के अपना गला फाड़ रहा है। ये है हेला रेस्टन। हेला रेस्टन बागियों का लीडर। ये बंदा एकदम बौखला गया है, केन को गालियां दे रहा है, उसे इडियट बोल रहा है। हेला की आंखों से टपाटप आंसू गिर रहे हैं और वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, अबे ओ ढक्कन, आखिरी टाइम पे तूने अपनी तलवार क्यों घुमा दी? भाई तू भाग सकता था ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो केन की लाश को पकड़ के झकझोर रहा है, आंखें खोल बे कमीने। पर अपना भाई तो निकल लिया था, स्वर्ग की टिकट कट चुकी थी। लाइटें बंद, पिक्चर खत्म, भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब अपना केन भाई पहुंच गया है परलोक में, और ये जगह बड़ी अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वैन गॉग की पेंटिंग पे बाल्टी भर के रंग गिरा दिया हो, एकदम ट्रिपी माहौल। केन सोच रहा है, अच्छा तो ये है मौत, यही है आजादी? मतलब अब मुझे इस स्क्रीन सेवर जैसी दुनिया में अनंत काल तक बस पैदल चलना है। बड़ा बोरिंग काम है भाई। पर फिर उसे याद आता है कि मरते वक्त हेला हालो उसके लिए रोया था। ये सोच के उसे थोड़ा अच्छा लगा, जैसे दिल को ठंडक मिल गई हो। उसे लगा चलो अब सुकून से रहेंगे। तभी अचानक नीले रंग का एक चमकता हुआ गोला और भी सीधा रॉकेट की तरह उसकी तरफ आया और सीधा उसकी आंख के अंदर घुस गया। सर्किट बोलता है, भाई ये तो सीधा आंख में घुस गया, एंटीवायरस था क्या? अगले ही पल केन की आंखें खुलती हैं और उसके सामने एक बुढ़ा खड़ा है जो दिखने में बिल्कुल अपने पुराने दोस्त हेलो जैसा है। बस फर्क ये है कि ये वाला वर्जन एकदम एंटीक और झुर्रियों वाला है। वो बुढ़ा बोल रहा है कि बच्चा एकदम टकाटक पैदा हुआ है और उसका नाम कारोन करो रख देता है। वो बुढ़ा बच्चे के बाप से पूछता है कि भाई बच्चे को गोद में लेना है क्या? सब लोग खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं देखो बच्चा रो भी नहीं रहा, कितना स्ट्रांग है। इधर अपने केन भाई का दिमाग 4G की जगह 2G की स्पीड पे चल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है, अरे बाप रे, ये तो हेलो है, बस एकदम बुढ़ा हो गया है। और जैसे ही भाई को ये एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन उसके बेस्ट फ्रेंड के पोते के रूप में हुआ है, भाई ने जो दहाड़ मार के रोना शुरू किया। हेलो को लगा कि शायद उसने गलती से बच्चे को रुला दिया, पर असल में केन भाई का एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस चालू हो गया था। भाई सोच रहा था, अब मुझे डायपर पहन के इस बुढ़े की बातें सुननी पड़ेंगी। वॉट लग गई। वक्त तेजी से भागता है और अब हम पहुंचते हैं एक हिस्ट्री क्लास में। प्रोफेसर साहब ज्ञान बांट रहे हैं कि कैसे महान शूरवीर केन जो 45 साल पहले बादशाह के साथ मरा था, उसे आज भी वफादारी की मिसाल माना जाता है। और वहां बैठा ये सब सुन रहा है अपना 10 साल का कारोन, जिसे ये सब सुन के बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। प्रोफेसर बोलता है, तुम्हारे दादाजी ड्यूक हेलो ने शायद अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए उसे हीरो बना दिया, आखिर दोनों पक्के यार जो थे। कारोन बीच में ही बोल पड़ता है, ना भाई, मुझे तो लगता है दादाजी अभी भी खुन्नस खाए बैठे हैं। वो जानबूझ के अपने मरे हुए दोस्त को हीरो बना रहे हैं ताकि उसे तंग कर सकें। ये सुन के प्रोफेसर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी सैलरी काट ली हो। कारोन आगे समझाता है कि हेलो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा कि केन शांति से मरना चाहता था, उसे कोई लेजेंड वेजेंड नहीं बनना था, पर अब उसे जबरदस्ती प्रोपेगेंडा का पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है। ये भारी भरकम थ्योरी सुन के प्रोफेसर को पसीने छूटने लगे। वो सोचने लगा, भाई ये 10 साल का बच्चा है या कोई रिटायर्ड जासूस? अगर मैं इसकी बात से सहमत हुआ तो ड्यूक के सैनिक मेरी चटनी बना देंगे। प्रोफेसर धीरे से बोला, बेटा मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा। कारोन हंस के बोलता है, अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था। पर असल में कारोन जो अपना केन है, अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। वो अब कारोन रेस्टन बन चुका है, जो हेलो के सबसे छोटे बेटे काउंट पेल का तीसरा लड़का है। उसे इस बात का गुस्सा था कि उसे वो बना दिया गया जो वो कभी नहीं बनना चाहता था। अब बात करते हैं उसके डैडी की, यानी पेल की। पेल भाई एकदम सीधे सादे और प्यारे इंसान हैं। उनके पास कोई जादू वादू मैजिक पावर्स नहीं है। वो इस बात से परेशान रहते हैं कि कहीं उनकी वजह से उनके बेटे के पास भी जादू ना आए। कारोन उनके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, डैड आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाप हो। पेल भाई तो पिघल ही गए, उसे गले लगा लिया और गाल खींचने लगे। फिर पूछते हैं, आज डिनर में क्या खाएगा मेरे लाल? और अपना भाई एकदम टशन में बोलता है, मीट। असली मर्द है अपना भाई। उस रात कारोन बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी अवेकनिंग सेरेमनी, जादू जगाने वाली रस्म के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि हेलो ने उसे बताया था कि यह जादू सबके पास नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो जरूरी नहीं कि तुम खानदान के हेड बन जाओगे। ऊपर से खानदान का एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ हेड को पता होता है।
छोटे केन ने तब बड़े नखरे दिखाए थे जैसे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अंदर से वो पूरा क्यूरियस था। हेलो ने वादा किया था कि अगर वो हेड बना तो वो राज बता देगा। तब केन ने बोला था कि भाई मुझे तो किसी कोने में शांति से जीना है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि कारोन का जादू पहले ही जाग चुका है। उसके चारों तरफ नीली रोशनी ऑरा चमकने लगती है। वो सोचता है, डैड आप टेंशन मत लो, आपका बेटा प्रो है। भाई कब से ये जादू छुपा के बैठा था, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अगले दिन पूरा खानदान राजधानी की तरफ रवाना होता है। अपना भाई पहली बार ट्रेन देख के एकदम एक्साइटेड है। उसकी मम्मी उसे बताती हैं कि ये ट्रेन की सेटिंग और कमर्शियलाइजेशन सिर्फ उसके डैड पेल की वजह से मुमकिन हो पाया है। मम्मी आंख मार के बोलती हैं कि तुम्हारे डैड वाकई में कमाल हैं। कारोन भी हैरान रह गया। उसने सोचा कि भले ही डैड को माना माना यूज करना नहीं आता, पर भाई पैसे छापने में और दिमाग चलाने में उस्ताद हैं। ड्यूक की 30% कमाई तो अकेले पेल भाई ही कर रहे हैं। पर फिर भाई अपनी एक्साइटमेंट में खो जाता है क्योंकि पहली बार ट्रेन में चढ़ा था ना। रास्ते में कारोन को रेस्टन खानदान का मेन किला अजूर सी फोर्ट्रेस दिखता है। उसे देख के भाई के चेहरे पे एक टेढ़ी वाली मुस्कान आती है। वो सोच रहा है कि अब वो फिर से अपने पुराने दोस्त हेलो से मिलेगा। हेलो ने उसे महान हीरो बनाया है ना, अब कारोन उसे मजा चखाएगा। उसने प्लान बना लिया है कि वो खानदान का सबसे बड़ा नालायक बनेगा। वो हेलो की सारी उम्मीदों पे पानी फेर देगा और ऐसा काम करेगा जो खानदान के नाम को एकदम शोभा न दे। भाई अब फैमिली डिसअपॉइंटमेंट बनने की रेस में भागने वाला है। और सच बोलूं तो जबरदस्ती हीरो बनाने के बाद भाई का ये बदला लेना बनता भी है। वो मन ही मन बोलता है, दादाजी इंतजार करो, आपका प्यारा पोता आ रहा है वाट लगाने। ट्रेन स्टेशन पे रुकती है और वहां एक बुढ़ा हाइनरिक उनका स्वागत करता है। कारोन की नजर तुरंत वहां खड़े सैनिकों पे जाती है। वो ताड़ जाता है कि ये सैनिक कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। उन्हें कारोन के जादू का एहसास हो जाता है। कारोन सोचता है, ये लोग तो बड़े शातिर निकले, लगता है हेलो को पता चलने में देर नहीं लगेगी, पर जो होगा देखा जाएगा। महल के अंदर एक लेडी कारोन को एक बड़े से वेटिंग रूम में छोड़ देती है। कारोन वहां बोर हो रहा है। वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं लाइब्रेरी चला जाता। तभी कमरे के दूसरी तरफ से एक लड़का उस पे हंसने लगता है। वो लड़का बोलता है, आते ही लाइब्रेरी जाने की बात, जैसा सुना था वैसा ही निकला, एकदम किताबी कीड़ा। कारोन मुड़ता है और सोचता है, ये नमूना कौन है अब। वो लड़का अपनी बकवास चालू रखता है, कारोन के बाप के पास जादू नहीं था तो इसके पास भी क्या ही होगा। बेटा पढ़ाई कर ले ताकि आम लोगों की तरह पैसे कमा सके जैसे तेरे बाप कमा रहे हैं। ऊपर से उसने कारोन के हेयरकट का मजाक उड़ा दिया। बस यहीं उस लड़के ने अपनी मौत को दावत दे दी। उसने कारोन को लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। उस बच्चे को अपने जादू पे बहुत घमंड था। कारोन ने उसे एक ऐसी खतरनाक लुक दी कि लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कारोन अपना ऑरा छोड़ने लगा। लड़का हकलाने लगा, अबे तूने जादू कब जगाया, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं बोला था। कारोन बोला, मेरे बाप को भी नहीं पता, और सुन, इस घर में 2 गुंडों की जगह नहीं है, यहां का गुंडा मैं हूं, तो तू साइड हट जा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कारोन ने तय कर लिया कि अब इसकी कुटाई पक्की है। इधर बड़े बड़ों की मीटिंग चल रही है जहां एल्डर्स बात कर रहे हैं कि कारोन का जादू जाग गया है। 3 कप्तानों ने कंफर्म कर दिया है। राफेल, दूसरा राजकुमार बेटा, एकदम शक की निगाहों से पेल को देख रहा है और पूछ रहा है कि तू क्या खिचड़ी पका रहा है। पेल बोलता है, भाई मुझे खुद नहीं पता था। तभी पेल का बड़ा भाई टेल्स बोलता है कि राफेल भाई अपनी जासूसी बंद करो, पर राफेल पेल को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तभी एक बंदा कमरे में भागते हुए आता है और बोलता है, हिनरिच साहब जल्दी चलो, अनर्थ हो गया। सब भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि लियो, वो लड़का सोफे पे ऐसा पड़ा है जैसे उसे माइक टायसन ने 12 राउंड धोया हो। अपने बेटे की ऐसी हालत देख के राफेल का पारा चढ़ गया। उसने कारोन का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, तमीज नहीं है क्या, ये क्या हरकत है। पेल बीच बचाव करने आता है, पर कारोन एकदम शांति से बोलता है, लियो मेरे बाप की बेइज्जती कर रहा था, मैं चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता था। राफेल उसे झूठा बोलने लगता है। तभी पेल उसका हाथ पकड़ के बोलता है, बस बहुत हुआ। राफेल पेल पे चिल्लाता है कि तेरी परवरिश ही खराब है। तभी हिनरिच बम फोड़ता है, अब ड्यूक खुद इसका फैसला करेंगे। ये सुनते ही सबकी हवा टाइट हो गई। सब लोग हेलो के स्टडी रूम में पहुंचते हैं। राफेल अभी भी अंदर ही अंदर जल रहा है। हेलो कारोन से पूछता है, आते ही इतना बड़ा लफड़ा क्यों किया। पेल बोलने की कोशिश करता है, पर हेलो उसे चुप करा देता है। मैंने तुझसे नहीं पूछा, मुझे कारोन से सुनना है। हेलो ये भी बोलता है कि पेल ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, तो जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। कारोन हैरान हो गया कि ये बुढ़ा इतनी शराफत कहां से ला रहा है। वो सीधा बोलता है कि लियो ने उसके बाप को भला बुरा कहा। राफेल फिर से चिल्लाने लगा तो हेलो ने डेस्क पे ऐसा हाथ मारा कि सब शांत हो गए।
उसने राफेल को उसकी औकात याद दिला दी। फिर हेलो ने कारोन से वो सवाल पूछा जिसका सबको इंतजार था। कारोन ने एकदम कैजुअल होकर बोला, अगर आप मेरे जादू के बारे में पूछ रहे हो तो वो तो 3 साल पहले ही जाग गया था। ये सुनते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। हेलो ने पूछा, छुपाया क्यों? कारोन ने जो जवाब दिया वो एकदम किलर था। राज रखने में मजा आता है, और मजा तब और बढ़ गया जब आपके इलाके के सैनिकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मतलब भाई ने 3 साल तक पूरे खानदान को चूना लगाया बस मजे के लिए। फिर लियो को पट्टी लपेटे हुए अंदर लाया गया। उसने भी मान लिया कि हां, उसने बेइज्जती की थी। कारोन ने वहां ऐसी एक्टिंग की जैसे वो बहुत पछता रहा हो, जिससे लियो को कारोन के खौफनाक ऑरा की याद आ गई और उसने सब सच उगल दिया। हेलो ने कहा कि सजा का फैसला कल अवेकनिंग सेरेमनी के बाद होगा। जब सब चले गए तो हेलो हेनरिच से पूछता है कि उसे बच्चा कैसा लगा। हेलो को समझ आ गया था कि कारोन कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसने न सिर्फ अपना जादू छुपाया बल्कि उसने ये भी इशारा कर दिया कि हेलो ने पेल के इलाके में कमजोर सैनिक भेज के उनके साथ नाइंसाफी की है। हेलो अब और भी ज्यादा एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि कल सेरेमनी में क्या होगा। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी वेदी ऑल्टर के पास। रात का समय है और कारोन को पूरा खानदान घेर के ले जा रहा है। कारोन देख रहा है कि भाई यहां तो रिटायर हुए दादाजी भी आ गए हैं, टेल्स, उसकी बेटी लीन, राफेल और वो पिटा हुआ लियो भी है। उसे समझ आ गया कि ये सेरेमनी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वेदी पे एक पत्थर रखा है, स्टोन ऑफ ओथ, स्टोन ऑफ ओथ। दादाजी हेलो समझाते हैं कि जब कारोन इस पत्थर से निकलने वाले पोर्टल के अंदर जाएगा तो उसे अपनी सबसे बुरी यादों का सामना करना पड़ेगा। उसे उस दुनिया से एक हथियार ढूंढना है और उस दुनिया को खत्म करके वापस आना है। कारोन बोलता है, मैं तैयार हूं, सामान तोड़ने फोड़ने में तो मैं वैसे भी एक्सपर्ट हूं। जैसे ही हेलो अपना ताबीज पत्थर से लगाता है, समय और स्पेस फटने लगता है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि सबकी हालत खराब हो रही है। हेलो पूछता है, डर लग रहा है क्या? कारोन कंधे उचका के पोर्टल के अंदर घुस जाता है। पोर्टल के अंदर जाते ही कारोन को क्या दिखता है? वो वापस अपना पुराना अवतार केन बन गया है, वही दिन जब बगावत हुई थी। कारोन को गुस्सा आता है, साला फिर से वही गिल्ट ट्रिप। ये पत्थर मेरी मरी हुई यादों को मेरे मुंह पे मार रहा है। जैसे ही वो सिंहासन की तरफ बढ़ता है, एक डरावनी आवाज गूंजती है, ओ नीले भेड़िए की औलाद, स्वागत है तेरा। कारोन पूछता है, कौन है बे? कोई शैतान है क्या? वो आवाज बोलती है, नहीं भाई, तेरा खून इतना प्योर है कि कोई मामूली शैतान तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। अब चुपचाप सिंहासन के पास जा। कारोन देखता है कि वहां उसके पुराने साथी मरे पड़े हैं और उसे उन लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा है। वो आवाज उसे ब्लू क्लैन में वेलकम करती है। तभी कारोन को अपनी पुरानी तलवार दिखती है, रुइन। ये वही तलवार है जो उस साइको बादशाह ने उसे दी थी। वो आवाज बोलती है, इसमें अपना जादू डाल। कारोन मना कर देता है क्योंकि ये तलवार लोगों की आत्मा खाती है, पर वो आवाज जोर देती है कि तेरे दादाजी ने इसे साफ प्यूरिफाई कर दिया है। कारोन हिचकिचाता है, फिर उसे हेलो की बात याद आती है, अपने डर का सामना कर। कारोन समझ जाता है कि ये सिर्फ हथियार पाने का टेस्ट नहीं है, ये एक थेरेपी है जहां उसे अपने सबसे बड़े डर को हराना है। जैसे ही वो तलवार पकड़ता है और अपना जादू डालता है, वो सीधा समुद्र की गहराई में पहुंच जाता है। वहां वो तलवार एक काली शैतानी चीज से बदलकर एकदम शुद्ध और पवित्र बन जाती है। कारोन को एहसास होता है कि ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये उसके पूर्वज रेल की असली तलवार है। ये इतनी पावरफुल है कि इसे इतिहास की किताबों से ही मिटा दिया गया था। तलवार से इतनी पावर निकलने लगती है कि कारोन का शरीर कांपने लगता है। वो चिल्ला के पूछता है, भाई इस तलवार का असली नाम क्या है? भाई अब सीन एकदम डेंजरस हो जाता है। वो आवाज जो हवा में गूंज रही थी बोलती है कि ये तलवार कोई ऐसी वैसी छुरी नहीं है, ये खास तौर पे शैतानों की वाट लगाने के लिए और उनकी शक्तियां हड़पने के लिए बनाई गई है। मतलब समझ ले बॉस, शैतान इस तलवार का नाम सुन के ही अपनी चड्ढी में गीले हो जाते थे। उन्होंने तो डर के मारे अपनी याददाश्त से ही इस तलवार का नाम डिलीट मार दिया था। ये तलवार उत्तर के उन गहरे, अंधेरे और एकदम शुद्ध समंदरों से पैदा हुई है। इसका असली नाम है गिलोटीन, मौत का वो हथियार जो गर्दन उतारने के काम आता है। सर्किट बोलता है, भाई तलवार का नाम ही गिलोटीन है तो सोचो काम कितना भारी होगा। कारोन उस चमकती हुई ब्लेड को ऐसे देख रहा है जैसे कोई नई स्पोर्ट्स कार देख रहा हो। वो आवाज अपनी कमेंट्री चालू रखती है और बोलती है कि ये तलवार तेरे नसीब से एकदम मैच करती है, गहरी, काली और डेंजरस, बिल्कुल उस गहरे समंदर की तरह। कारोन को अब चुल मचती है। वो पूछता है कि भाई तू है कौन? कहीं तू वो ब्लू ड्रैगन तो नहीं जो हमारे खानदान का रखवाला है? पर वो आवाज एकदम एटीट्यूड में बोलती है, बेटा अभी तेरी उतनी औकात नहीं है कि तू मेरा असली नाम जान सके। वो उसे चैलेंज देती है कि अगर कभी इतना दम आ जाए कि समंदर पे राज कर सके तो उत्तर के समंदर नॉर्थ सी में उसे ढूंढ लेना। कारोन को थोड़ा गुस्सा तो आता है पर वो अभी बड़े मिशन पे था।
वो पूछता है, अबे ओए, अब यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता। आवाज बोलती है, तुझे पता है क्या करना है। कारोन के चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कान आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसे वो सिंहासन तोड़ना है। भाई को तो वैसे भी तोड़फोड़ करने का बहुत शौक था। उसने अपनी पूरी माना उस गिलोटीन में झोंक दी और एक ऐसा जोरदार झटका मारा कि सिंहासन के परखच्चे उड़ गए। अब बाहर का सीन देखो, जहां माहौल एकदम टाइट है। सब लोग टेंशन में हैं। दादाजी हेलो देखते हैं कि पेल भाई, कारोन के डैडी की हालत खराब हो रही है, तो वो उसे बोलते हैं, अबे चिलमार, इतना लोड क्यों ले रहा है। पेल बेचारा हाथ जोड़ के बोलता है, पिताजी अब क्या करूं। अपने बेटे को ऐसी मुसीबत में देख के कलेजा मुंह को आता है, और ये सब वो है जो मैंने खुद कभी झेला नहीं। हेलो, यहां एक समझदार बाप की तरह उसे समझाते हैं कि भाई अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रख, तू ड्यूक का बेटा है। पेल थोड़ा मुस्कुराता है, पर तभी वो स्टोन ऑफ ओथ फिर से चमकने लगता है। लेकिन इस बार सीन कुछ अलग है बॉस। पत्थर सिर्फ खुल नहीं रहा, वो तो बीच से चटक रहा है, टूट रहा है। दादाजी हेलो का तो दिमाग ही घूम गया। पूरी दुनिया जैसे हिलने लगी, हवा में अजीब सी बिजली दौड़ने लगी और वो पूरी वेदी ऑल्टर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। हेलो चिल्लाता है, अबे ये क्या हो रहा है, ये पत्थर क्यों टूट रहा है। और तभी उस धुएं और मलबे के बीच से अपना कारोन भाई एकदम स्वैग में बाहर निकलता है। हाथ में वो नई तलवार ऐसे पकड़ी है जैसे अभी अभी शॉपिंग करके आया हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसने एक पूरी की पूरी डायमेंशन तबाह कर दी है। वो मुड़ के उस पत्थर को ढूंढता है जो अब गायब हो चुका है। कारोन ने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया भाई। टेस्ट पास करना तो दूर, उसने टेस्ट लेने वाली मशीन ही तोड़ दी। वहां खड़े सब लोग ऐसे स्टैच्यू बन गए जैसे किसी ने स्टॉप बोल दिया हो। पेल भाई को तो पैनिक अटैक आ गया। वो चिल्लाने लगे, अबे कारोन, ये क्या कर दिया, वो पवित्र पत्थर क्यों तोड़ दिया बे। कारोन खुद थोड़ा सकपका गया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसने क्या कांड कर दिया है। इधर दादाजी हेलो की नजर जब उस तलवार पे पड़ी तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो। वो धीरे से बुदबुदाए, अबे तेरी, ये तो गिलोटीन है। हेलो के दिमाग में पुरानी कहानियां घूमने लगीं। ये वो तलवार थी जिसके बारे में इतिहास की किताबों में एक शब्द भी नहीं था। जैसे हैरी पॉटर में वो वोल्डेमॉर्ट था ना, जिसका नाम लेना भी पाप था, वैसे ही ये तलवार थी। सिर्फ खानदान के हेड और कुछ खास बुजुर्गों को ही इसके बारे में पता था। हेलो सोच रहा था कि ये प्रतिबंधित फॉरबिडन तलवार आज अचानक कैसे प्रकट हो गई। वो कारोन से पूछता है कि क्या उसे तलवार से डर लग रहा है, पर फिर खुद ही कुछ अजीब सा मुंह बना के बोलता है कि शायद कोवेनेंट वचन करार का वक्त पास आ रहा है। कारोन अपने पैरों के पास पड़ी उस मौत की मशीन को देखता है और बोलता है, नहीं दादाजी, मैं एकदम चकाचक हूं, कोई डरवर नहीं लग रहा। हेलो बोलता है, चल ठीक है फिर। इसके बाद दादाजी पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे पुराने जमाने में उनके पूर्वजों ने एक नीले ड्रैगन के साथ मिलकर शैतानों का सफाया करने की डील की थी, पर वो बुरी तरह फेल हो गए। इसीलिए उन्होंने ये पत्थर छोड़ा था ताकि आने वाली पीढ़ियां उस अधूरे काम को पूरा कर सकें। और अब लग रहा है कि अपना कारोन भाई वो बकरा है जिसे ये सारा बोझ उठाना पड़ेगा। हेलो एकदम फिल्मी अंदाज में अपना हाथ उठा के ऐलान करता है कि पेल का बेटा कारोन अब आधिकारिक ऑफिशियल रूप से इस किले का मेंबर बन गया है। गिलोटीन ने खुद उसे चुना है, इसलिए वो अब स्पिरिट सी स्टाइल सीखने के लायक है। ये सुनने में तो बड़ा कूल लग रहा है भाई, पर असल में ये एक बधाई पत्र नहीं था, ये तो एक मौत के कुएं में एंट्री थी। किनारे खड़ा राफेल, कारोन का चाचा, अभी भी अपने बेटे के खराब हेयरकट और कारोन की जीत से जल रहा था। वो बुदबुदाया, एक कल के छोकरे को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जबकि दूसरा चाचा टेल्स एकदम चिल था, उसे तो बस तलवार में इंटरेस्ट था। जब सब लोग पंचायत कर रहे थे, पेल भाई अपने बेटे को तसल्ली दे रहे थे। वो बोले, बेटा, मुझे लगा था मैं अपने खानदान के हर हथियार को जानता हूं, पर इस चीज का नाम तो मैंने पहली बार सुना है। इसे देख के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्हें गर्व भी था और डर भी कि उनका बेटा उस रास्ते पे चल रहा है जहां वो खुद कभी नहीं जा पाए। हेलो ने फाइनली ऐलान किया कि अवेकनिंग सेरेमनी खत्म हुई और अब घर चलने का टाइम हो गया है। निकलते वक्त राफेल ने अपने भाई टेल्स पे चिल्लाना शुरू कर दिया, तू चुपचाप खड़ा रह के ये सब होने देगा क्या। टेल्स ने उसे चुप कराते हुए कहा कि हमें बाद में अकेले में बात करनी होगी। उसने कहा कि राफेल जैसे लालची इंसान को भी ये समझ आना चाहिए कि ये मामला अब कितना सीरियस हो गया है। राफेल ने पूछा, क्या तुझे इस तलवार के बारे में पता था। टेल्स बोला, घंटा, पहली बार देख रहा हूं। राफेल को अब लगने लगा कि ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। वो बोला, पेल के बेटे के पास ही ये तलवार क्यों आई, उस नल्ले के पास। पेल ने बड़े भाई की तरह समझाया कि ये घर में लड़ने का वक्त नहीं है। अगले दिन ट्रेन स्टेशन का सीन है। पेल भाई एक फिक्रमंद डैडी की तरह कारोन से पूछ रहे हैं, बेटा तू अकेले इस किले में रह पाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हिनरिच बीच में टोकते हुए बोलता है, अरे साहब, इस किले से सुरक्षित जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पेल ने माना कि बाहर के दुश्मनों से तो किला बचा लेगा, पर उसे डर था अंदर के दुश्मनों से।
यानी उसके अपने सगे भाई जो पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे थे। पर उसे भरोसा था कि जब तक पिताजी हेलो वहां हैं, वो कुछ ज्यादा ऊंच नीच नहीं करेंगे। तभी हिनरिच ने एक और खबर सुनाई कि कारोन को स्पिरिट सी स्टाइल सिखाने की जिम्मेदारी लेडी सबीना को दी गई है। ये नाम सुनते ही पेल भाई का चेहरा खिल गया। वो बोले, अरे सबीना बुआ, उनसे मिले तो जमाना हो गया। अगर वो कारोन को सिखाएंगी तब तो मैं एकदम बेफिक्र होकर जा सकता हूं। कारोन ने भी वो नाम सुना था। सबीना दादाजी हेलो की बहन थी और वो भी उतनी ही खतरनाक योद्धा थी जितने हेलो। पुराने दिनों में लोग उन्हें व्हाइट वुल्फ, सफेद भेड़िया कहते थे। पेल ने कारोन को समझाया, देख बेटा, बुआ मुझे बहुत लाड़ प्यार करती थी, तो तू उनके साथ कोई बदतमीजी मत करना। कारोन ने प्रॉमिस किया कि वो अपना बेस्ट देगा। हिनरिच ने यह भी बताया कि दादाजी ने पेल भाई के रहने के लिए किले में एक घर भी तैयार करवा दिया है, ताकि वो जब चाहे अपने बेटे से मिल सके। ये सुन के पेल भाई तो बच्चों की तरह रोने लगे। मेरे पिताजी कितने महान हैं। सर्किट बोलता है भाई, इमोशनल सीन चालू हो गया है। पेल भाई ट्रेन में बैठ के टाटा बाय बाय कर देते हैं। कारोन किले की छत पे चढ़ जाता है जहां हिनरिच खड़ा है। हिनरिच बोलता है, चलो भाई अब चलना चाहिए, सबीना आंटी इंतजार कर रही होंगी। कारोन मस्ती में बोलता है, हाँ, अपनी परदादी को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। हिनरिच तुरंत उसे रोकता है और एक काम की सलाह देता है, बेटा अपनी जान प्यारी है तो उन्हें दादी या परदादी मत बोलना, उन्हें इस शब्द से सख्त नफरत है। कारोन मन ही मन सोचता है, अबे दादी को दादी नहीं बोलेंगे तो क्या आइटम बोलेंगे। वो लोग किले के अंदर एक गुप्त कमरे, कल्टीवेशन चेंबर में घुसते हैं। हिनरिच बताता है कि यहां सिर्फ खानदान के खास लोग ही आ सकते हैं। सबीना अंदर है और साथ में लियो, वही पिटा हुआ लड़का भी है। कारोन खुश हो गया। उसने सोचा लियो के साथ ट्रेनिंग करने में मजा आएगा, खासकर जब लियो ने खुद सबीना आंटी के अंडर ट्रेनिंग मांगी है। कारोन जैसे ही कमरे के दरवाजे पे खड़ा होता है, उसे अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा ऑरा महसूस होती है। वो समझ जाता है कि ये आंटी कोई मामूली प्लेयर नहीं है। अंदर से एक आवाज आती है, अबे ओए, बाहर खड़ा रह के अपना मुंह ताकेगा या अंदर भी आएगा। कारोन अंदर जाता है, इज्जत से झुक के सलाम करता है, पर जैसे ही वो सबीना को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई, सबीना तो दादाजी हेलो से भी जवान दिख रही थी। मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि वो किसी की दादी है। वो एकदम बिंदास होकर बोलती है, अरे तू तो पेल का बेटा है ना, टाइम कितनी जल्दी भागता है यार। कारोन का दिमाग चकरा गया। उसे लगा कि शायद इन्होंने जादू मैजिक से अपने शरीर को फिर से जवान कर लिया है। ये तो 8 स्टार नाइट वाली एबिलिटी है, क्या ये सच में इतनी ताकतवर है। सबीना उस पे चिल्लाती है, बुत बनके क्यों खड़ा है, लियो के पास पालथी मार के बैठ जा। वो बोलती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतने छोटे बच्चे ने उसे व्हाइट वुल्फ के नाम से पहचाना। कारोन ने मक्खन लगाने हुए कहा, मैडम मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, किताबों में आपके चर्चे पढ़े थे। सबीना मुस्कुराई और बोली, तू तो सच में उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना मेरे भाई ने बताया था। कारोन ने पूछा, दादाजी ने क्या बोला मेरे बारे में। सबीना ने बताया कि हेलो को लगता है कि कारोन एक ऐसा बच्चा है जिसे एक बड़े समंदर को पार करना है और सबीना को उसे तैयार करना है ताकि वो एक दिन उस समंदर पे राज कर सके। अब असली क्लास चालू होती है। सबीना समझाती है कि एज्योर माना का इस्तेमाल करके हमें अपने शरीर के अंदर छोटे छोटे समंदर बनाने होते हैं। तुम जितने ज्यादा समंदर चला पाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। जब तुम 8 समंदर चला लेते हो तो तुम 8 स्टार लेवल पे पहुंच जाते हो, और जब उन 8 को मिलाकर एक विशाल महासागर बना लेते हो तो वो होता है 9 स्टार लेवल। पूरे महाद्वीप कॉन्टिनेंट में सिर्फ 3 लोग वहां तक पहुंचे हैं और साम्राज्य एम्पायर में सिर्फ एक, और वो है कारोन के दादाजी हेलो। कारोन ने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में वो दादाजी के लेवल को भी पार करके रहेगा। सबीना उसकी आंखों में वो आग देख लेती है और बोलती है, बड़ा मजा आएगा तुझे सिखाने में। वो बोलती है कि सबसे पहले अपना माना उन रास्तों से गुजारो जो रस्म के दौरान खुले थे। याद रखना, समंदर की शक्ति को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे अपनाया जाता है। कारोन को महसूस होता है कि उसका जादू किसी बेकाबू लहर की तरह उछल रहा है। वो उसे अपने दिल के पास फोकस करने लगता है। सबीना देखती है कि कारोन से निकलने वाला जादू लियो के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वो हैरान रह गई, अबे ये अभी अभी रस्म पूरी करके आया बच्चा है या कोई पुराना उस्ताद। लियो पिछले 2 साल से घिस रहा है और अभी तक दूसरे स्टार पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और ये लड़का बिना सिखाए खुद ही अपने रास्ते बना रहा है। कारोन को शरीर में भयानक दर्द महसूस होता है, जैसे कोई उसे अंदर से फाड़ रहा हो। वो अचानक अपनी ट्रेनिंग रोक देता है। सबीना तो इंप्रेस हो गई, वाह, इसे अपनी लिमिट पता है। जोश में होश नहीं खोया। उसने देखा कि बेचारा लियो तो नशेड़ियों की तरह कांप रहा है। उसने लियो को डांटा कि अपनी औकात से बाहर जाकर जादू मत चला। वो सोचने लगी कि मैं कारोन में इतनी खो गई कि भूल ही गई कि ये दोनों अभी बच्चे ही हैं। वो कारोन की समझदारी देख के दंग थी कि इतनी कम उम्र में उसे खुद पे इतना कंट्रोल है। वो उसके पास जाकर बोलती है, बेटा
अगले 3 साल तक तेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी, तू बस अपनी ताकत बढ़ाने पे फोकस कर। कारोन ने बोला, ओके मैडम। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं मैदान में जहां बाकी चेले चपाटे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहां एक फंतासी सैतामा गंजा योद्धा भी मेहनत कर रहा है। तभी नाइट कमांडर एंट्री मारता है। उसका नाम है ज़र विंटरगार्ड। लियो उसे देख के पूछता है कि क्या कारोन सच में उस डेंजरस तलवार गिलोटीन से ट्रेनिंग करेगा। कारोन बोलता है, बिल्कुल भाई, पर सब बोल रहे हैं कि इसकी वाइब बड़ी डरावनी है, तो अभी इसे म्यान स्कैबर्ड से बाहर निकालने की इजाजत नहीं मिली है। कमांडर ज़र अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि वो सी वुल्फ नाइट्स का हेड है। वो कारोन से बोलता है, देख भाई, बुरा मत मानना, पर मैं तुझे छोटे मालिक यंग मास्टर कह के नहीं बुलाऊंगा। जब तक तू अपनी काबिलियत साबित नहीं करता, तू मेरे लिए सिर्फ एक चेला है। कारोन हंस के बोलता है, अरे सर, नो टेंशन, मुझे भी ये फालतू के टाइटल पसंद नहीं है। मुझे पता है कि नीले भेड़ियों ब्लू वुल्फ्स की इज्जत कमाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। कमांडर ज़र को यह जवाब बड़ा मस्त लगा, पर फिर उसने कारोन के चेहरे पे वो डरावनी वाली मुस्कान देखी और अपना बयान बदल दिया, अबे तेरी, ये तो उस लुखे लियो से भी बड़ा कांड निकलेगा। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सीधा 3 साल का टाइम स्किप, जैसे पिक्चर में 3 साल बाद लिखा आता है। दादाजी हेलो और सबीना आंटी बैठ के दारू पार्टी कर रहे हैं। सबीना हेलो की शराब की तारीफ करती है और हेलो बोलता है, तारीफ तो ठीक है बुआ, पर मेरा स्टॉक खत्म करना बंद करो। हेलो पूछता है कि उन बच्चों का क्या हाल है। सबीना एक घूंट भरती है और एक बड़ा बम फोड़ती है, भाई तेरा पोता कारोन, वो बच्चा नहीं, वो साक्षात मॉन्स्टर है। हेलो चौंक गया, क्या बोल रही है? मेरे पोते को मॉन्स्टर बोलती है? सबीना ने कहा, अरे भाई, उसे जीनियस बोलना तो उसकी बेइज्जती होगी, वो उससे कहीं ऊपर निकल गया है। हेलो ने कमांडर ज़र की तरफ देखा कि शायद वो कुछ अलग बोले, पर ज़र ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैडम सच बोल रही हैं साहब, उस लड़के की फिजिकल पावर, उसकी टैलेंट, उसका एटीट्यूड सब बवाल है। यहां तक कि वो आपके सबसे बड़े वॉरिस ह्यूगो से भी बेहतर है, जिसे सब दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद मानते थे। हेलो का तो सिस्टम ही क्रैश हो गया। क्या तू उसकी तुलना ह्यूगो से कर रहा है? ज़र ने हाँ में सिर हिलाया। अब सबीना सीरियस हो गई। उसने कहा कि कारोन का इतना ज्यादा टैलेंटेड होना खानदान के लिए मुसीबत बन सकता है। सोच भाई, जब कारोन के चाचाओं को पता चलेगा कि उनका सगा भतीजा उनके अपने बेटों को मिट्टी में मिला रहा है, तो वो क्या करेंगे? हेलो ने अपने बेटों का बचाव करने की कोशिश की, पर सबीना ने आईना दिखा दिया कि कुर्सी की लड़ाई में कोई किसी का सगा नहीं होता। एक बार जब साम्राज्य में खबर फैलेगी कि कारोन क्या चीज है, तो लोग उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबीना ने दुखी होकर पूछा, क्या हमारे खानदान का अंत करीब है? वो पत्थर भी टूट गया, उत्तर से राक्षस भी आ रहे हैं। हेलो ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, टेंशन मत ले, जिसने पत्थर तोड़ा है वही नया पत्थर भी खड़ा करेगा। हमारे पूर्वजों ने भी तो यही किया था। सबीना हैरान थी, ये क्या कोई गुप्त भविष्यवाणी है जो सिर्फ हेड को पता है? हेलो ने कंफर्म किया कि कोवेनेंट का समय आ गया है। सबीना को अपने सबसे छोटे भतीजे कारोन पे तरस आ रहा था कि इतनी सी उम्र में उसके कंधों पे पूरी दुनिया का बोझ आने वाला है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि पेल भाई कारोन की चिट्ठी पढ़ रहे हैं। चिट्ठी एकदम सिंपल शुरू होती है, डैड आप और मम्मी कैसे हो? माफ करना, मिलने नहीं आ पाया क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत बिजी हूं। सर्दियां आ रही हैं तो मफलर वफलर पहन के रखना, आपको ठंड जल्दी लगती है। फिर कारोन एकदम कैजुअल होकर लिखता है, ओ हाँ, मैंने 4 सारसी कंट्रोल मास्टर कर लिया है और तलवारबाजी का चौथा फॉर्म भी सीख लिया है। रिश्तेदारों के साथ भी जम रही है और मैं लियो का भी ख्याल रख रहा हूं। और चिट्ठी के आखिरी में असली मुद्दा आता है, डैड जेब खाली हो गई है, थोड़ा खर्चा अलाउंस भेज देना। पेल भाई तो खिलखिला के हंस पड़े। उन्होंने हिनरिच से कहा, याद है हिनरिच, जब 3 साल पहले मैंने इसे यहां भेजा था तो मैं कितना डरा हुआ था, और अब देखो मेरा शेर वहां राज कर रहा है। हिनरिच ने भी मुस्कुरा के कहा, साहब जब से कारोन आया है किले में रौनक आ गई है, शांति तो जैसे गायब ही हो गई है। पेल भाई बोले, हाँ मेरा बेटा सच में कमाल है। पेल भाई कारोन के डैडी हिनरिच से बोलते हैं कि यार मैंने कारोन को बोला था कि बेटा ज्यादा टशन मत दिखाना, शांत रहना, पर यह लड़का तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी हिनरिच एकदम शायराना अंदाज में बोलता है, साहब जो हीरा होता है ना वो कूड़े के ढेर में भी चमकेगा ही। फिर माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। हिनरिच वार्निंग देता है कि अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, कारोन की शक्तियों को अब और छुपाना नामुमकिन है। भाई इतना खतरनाक होता जा रहा है कि अब उसे कोई असली मिशन देना ही पड़ेगा। पेल भाई को टेंशन हो गई कि उनके दोनों बड़े भाई कारोन के ताऊजी जब ये सुनेंगे कि कारोन का सितारा चमक रहा है तो वो जल भुन के राख हो जाएंगे। पर हिनरिच उन्हें तसल्ली देता है कि टेंशन मत लो भाई, सबीना आंटी कारोन पे जान छिड़कती हैं। जब तक वो उसके साथ खड़ी हैं कोई माई का लाल कारोन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पेल भाई को थोड़ी राहत मिली। वो बोले, हाँ यार
कारोन अपनी हर चिट्ठी में लिखता है कि सबीना बुआ उसका कितना ख्याल रखती हैं, पर आपसे सुन के दिल को ठंडक मिल गई। हिनरिच हंस के बोला कि सबीना आंटी को आप पेल भी बहुत पसंद थे, इसीलिए तो वो आपको हर महीने खर्चा भेजती रहती हैं। पर पेल भाई को फिर से पसीना आ गया जब उन्होंने सुना कि सबीना आंटी जल्द ही किला छोड़ के कहीं जाने वाली हैं। हिनरिच बोला, अरे साहब लोड मत लो, कारोन ने किले के सैनिकों के साथ ऐसी पक्की दोस्ती कर ली है कि सब उसके लिए जान देने को तैयार हैं। उन्होंने तो कारोन का एक भारी वाला निकनेम भी रख दिया है। पेल भाई हंसे और बोले, हाँ मैंने सुना है, सब उसे अजूर सी किले का छोटा पागल कुत्ता बुलाते हैं। सर्किट बोलता है, भाई नाम तो एकदम डेंजरस है, मतलब भाई काटेगा भी और भौंकेगा भी। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं ट्रेनिंग का मैदान, जहां अपना कारोन भाई एक नाइट की तलवार के ऐसे परखच्चे उड़ा रहा है जैसे कोई पापड़ तोड़ रहा हो। वो नाइट जिसका नाम हंस है हाथ जोड़ के बोलता है, अबे भाई बस कर, मैं हार मान चुका हूं, पर एक बात बता, तूने मेरी तलवार को ऐसे हवा में कैसे घुमाया और मेरा वार कैसे झेल लिया। अपना भाई एकदम टशन में बोलता है, अबे ओए तू इतना कमजोर क्यों है बे? एक हट्टा कट्टा मर्द इतनी जल्दी हार मान जाए तो शर्म की बात है। तेरे ये डोले शोले बस दिखाने के लिए हैं क्या? जिम जाके डब्बा खा के बॉडी बनाई है बस। हंस बेचारा सदमे में चला गया, क्योंकि आज तक किसी ने उसे कमजोर नहीं बोला था, पर अपना कारोन भाई तो सच बोलता है, कड़वा सच। हंस ने मान लिया कि भाई बिना जादू मैजिक के कारोन से लड़ना अब नामुमकिन होता जा रहा है। पिछले साल तक तो फिर भी ठीक था, अब तो भाई हाथ ही नहीं आने दे रहा। वो बताता है कि कारोन को जल्द ही किसी मिशन पे भेजा जा सकता है, शायद पश्चिम की तरफ, जहां जादुई जानवर आतंक मचा रहे हैं। कारोन तुरंत लियो की तरफ मुड़ता है। अबे सुन रहा है ना? लियो मुंह बना के बोलता है, भाई मुझे तेरे साथ किसी मिशन पे नहीं जाना, मेरी जान प्यारी है। जिससे वो लड़ रहा था उसने बोला, अबे ओए अपनी फाइट पे ध्यान दे। लियो बोलता है, सॉरी भाई, पर अगर एक मिशन पूरा हो गया तो शायद मेरे घरवाले मुझ पे गर्व करेंगे। वापस पेल भाई और हिनरिच पे आते हैं। पेल भाई बोलते हैं कि हिनरिच, मैंने तुझे सिर्फ चिट्ठी दिखाने के लिए नहीं बुलाया, एक बड़ा लफड़ा हो गया है। वो हिनरिच को एक चीज दिखाते हैं जो चेकिंग के दौरान बेलिस नाम के इलाके के एक व्यापारी की गाड़ी से मिली थी। हिनरिच उसे देख के चौंक जाता है। साहब क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? पेल भाई सिर हिलाते हैं, हाँ भाई ये ड्रग्स हैं, इसीलिए तुझे बेलिस इलाके की पूरी छानबीन करनी होगी। सीन बदलता है और हम देखते हैं एक बंदा ट्रेन से उतरता है और पूछता है, क्या यही अजूर सी किला है? और इधर अपना कारोन भाई क्या कर रहा है? वो कमांडर जिर के कमरे से दारू की बोतलें चोरी कर रहा है और उसे रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। वो सोच रहा है, माना कि बच्चे की बॉडी में हूं, पर अपनी पुरानी आदतें थोड़े ही भूलूंगा। अच्छी शराब का स्वाद मुझे आज भी याद है, और जिर जैसे खड़ूस कमांडर के यहां चोरी करने का अपना ही मजा है भाई। तभी उसकी नजर दो अनजान लोगों पे पड़ती है। एक बंदा बटलर नौकर से पूछ रहा है कि क्या ड्यूक साहब घर पे हैं। बटलर बताता है कि साहब तो राजा की चापलूसी करने राजधानी गए हैं, अभी सारा कामकाज नाइट कमांडर जिर संभाल रहे हैं। कारोन उन्हें आवाज देता है और बटलर तो उसे देख के ऐसे उछल पड़ता है जैसे बिजली का झटका लगा हो। कारोन पूछता है, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो भाई? वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूं बैरन रोहन, बेलिस खानदान से, एक बहुत जरूरी काम है। कारोन उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ता है। रोहन अपनी बकवास चालू करता है कि कैसे कारोन उस तीसरे राजकुमार का बेटा है जिसे गद्दी से निकाल दिया गया था, पर कारोन ने जादू जगा लिया और मेन खानदान में ट्रेनिंग ले रहा है। कारोन उसकी फालतू की इज्जत अफजाई को बीच में ही काट देता है। अबे ओए सीधा मुद्दे पे आ, मैं सुन रहा हूं। बटलर बोलता है कि इसे कमांडर के पास ले जाते हैं, पर रोहन तो इस बात पे अटका हुआ था कि ये छोटा सा बच्चा दारू की बोतल पकड़ के क्यों खड़ा है। कारोन समझाता है, देख भाई, आमतौर पे मैं ये सब नौकरों पे छोड़ देता, पर तू खुद चल के आया है तो बात सीरियस होगी। एक शरीफ खानदान का होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुझे खुद रिसीव करूं। बटलर भाग के जिर को बुलाने जाता है। रोहन सोच रहा है, लड़के का दिमाग तो एकदम तेज है, पर यह दारू की बोतल, क्या इस खानदान में 12 साल के बच्चों को पीने की आजादी है? कारोन सीधा पॉइंट पे आता है, लफड़ा क्या है? वो डाकू लोग जो पूर्वी पहाड़ों में डेरा डाले बैठे हैं, वही ना? रोहन बोलता है, हाँ भाई वही। जब से वो आए हैं सड़कों पे ड्रग्स बिक रहे हैं, हमारे लोगों को किडनैप करके गुलाम बनाया जा रहा है। रोहन शर्मिंदा होकर बोलता है कि उनकी जमीन बंजर है, सेना के नाम पर कुछ नहीं है, पिछले 1 साल से वो कुछ नहीं कर पा रहे। उसके डैडी ने हिम्मत जुटा के हमला किया था, पर डाकुओं ने उनकी चटनी बना दी। अब उसके डैडी बिस्तर पे पड़े हैं और खुद को कोस रहे हैं। कारोन बोतल नीचे रखता है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। ऐसे कचरा लोगों को तो बीच से फाड़ देना चाहिए। पर एक बात समझ नहीं आई, भले ही तुम्हारी आर्मी कमजोर हो, पर मामूली डाकू एक असली आर्मी के सामने टिक कैसे गए? रोहन बोलता है, शायद दक्षिण के राज्य से भागे हुए सैनिक डिजर्टर्स उनके साथ मिले हुए हैं। कारोन समझ गया कि जब से उस साइको बादशाह को गद्दी से हटाया गया है, आर्मी बस दक्षिण की लड़ाई में बिजी है, उत्तर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है।
कारून माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए रोहन को दारू ऑफर करता है। रोहन सोच रहा है भाई ये बच्चा मुझे पिलाएगा। कारून बोलता है अबे टेंशन मत ले, ये कमांडर जिर के माल में से चोरी की है, सीक्रेट रखना। सर्किट बोलता है भाई चोरी की माल और ऊपर से शेयरिंग, इसे बोलते हैं नेटवर्किंग। तभी एंट्री होती है साक्षात कमांडर जिर की। कारून, मैंने बोला था ना मेरी दारू को हाथ मत लगाना। रोहन की तो डर के मारे जान ही निकल गई। जिर ने रोहन से माफी मांगी और बोला कि हमें डाकुओं की खबर मिल गई है, हम जल्द ही अपनी फौज भेजेंगे। रोहन को चैन की सांस आई। कारून कूद के बोलता है मैं भी जाऊंगा। जिर तुरंत उसे डांट देता है, चुप बैठ, दुश्मन शातिर हैं, पता नहीं कौन कौन उस्ताद उनके साथ मिले हों। रोहन को लगा कि ये बच्चा पागल है क्या, भले ही 3 साल में इसने 4 स्टार लेवल हासिल कर लिया हो, पर असली जंग और ट्रेनिंग में बहुत फर्क होता है। कारून बहस करने लगा, ज्यादा लाड़ प्यार मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, मैं घर बैठ के बोर होने से अच्छा दुश्मन का गला काटना पसंद करूंगा। जिर अड़ा हुआ था कि वो कारून को खतरे में नहीं डालेगा, क्योंकि उन्हें डाकुओं की सही लोकेशन और ताकत का अंदाजा नहीं है। तभी कारून मुस्कुराता है और बोलता है कमांडर, मैं आपको एक ऐसा ऑफर दूंगा जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं लियो, वो नारियल जैसा सिर वाला लड़का खड़ा होकर पूछ रहा है मैं यहां क्या कर रहा हूं। कारून एकदम जोश में है, अभी ये हमारा पहला मिशन है, खुश हो जा। कमांडर जिर कोने में खड़ा अपना सिर पकड़ के रो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कारून ने अपनी आंटी सबीना को इस मामले में घसीट लिया है। सबीना मुस्कुरा के बोल रही है, अरे जिर, ये दोनों बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं ना। जिर ने हार मान ली क्योंकि सबीना आंटी साथ जा रही थी, तो कारून की सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं थी। रोहन को जब पता चला कि साक्षात व्हाइट वुल्फ सबीना उनके साथ चल रही हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर उसे फिर भी डर था कि अगर ड्यूक के पोते को कुछ हो गया तो उसका खानदान तबाह हो जाएगा। जिर ने उसे भरोसा दिलाया कि सबीना के होते हुए कुछ नहीं होगा। तभी सबीना ने असली बम फोड़ा। देख भाई, मैं सिर्फ देखने जा रही हूं, जब तक इन दोनों की जान पे नहीं बनाएगी मैं बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगी। ये लड़ाई इन बच्चों को खुद लड़नी है। लियो और रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। जिर बोला, मैडम ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। सबीना ने उसे एक ऐसी लुक दी कि जिर चुप हो गया। ट्रेन चलने का सिग्नल होता है। लियो की तो फटी जा रही थी, उसके पसीने छूट रहे थे। सबीना ने उसे समझाया, बेटा नर्वस होना अच्छी बात है, पर इसे एक मौका समझ, ये मौका है दुनिया को दिखाने का कि तू ब्लू वुल्फ है। लियो ने जोश में आके बोला, आप सही कह रही हैं उस्ताद। कारून ने बीच में उंगली की, अबे तुझे हमेशा पीछे से लात मारनी पड़ती है क्या, और दोनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के अंदर सबीना बताती है कि उसका मिशन गुप्त क्लासिफाइड है। अगर डाकुओं को पता चला कि व्हाइट वुल्फ आ रही है तो वो कॉकरोच की तरह छुप जाएंगे। रोहन अभी भी टेंशन में था, मैडम ये 2 बच्चे, एक को डर नहीं लगता और दूसरे को बहुत ज्यादा लगता है, क्या ये सच में संभाल लेंगे। लियो खिड़की के बाहर देख के अपनी मम्मी की बातों को याद कर रहा था। उसकी मम्मी ने उसे बोला था कि कारून तेरा दोस्त नहीं, तेरा दुश्मन राइवल है, उसने तेरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पर लियो मन ही मन सोच रहा था, मम्मी आप नहीं समझोगी, कारून मेरा दुश्मन नहीं, मेरा गोल है। वो 13 साल की उम्र में 3 स्टार बन गया, जबकि महान जीनियस ह्यूगो भी 14 साल में बना था। कारून के साथ रहकर मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। सबीना लियो को टोकती है, अभी भी डर लग रहा है क्या। लियो ने हाँ बोला। सबीना बोली, देख बेटा, कारून ऐसा लड़का है जो अपनी जान बचाने के लिए तुझे बेच भी सकता है, हंसी मजाक में, पर मुझे पता है तू अलग है, तूने 3 साल बहुत मेहनत की है, अब खुद पे शक करना बंद कर। लियो ने उन्हें मास्टर बोला, जो सबीना को बहुत अच्छा लगा। स्टेशन आने में 20 मिनट बचे थे। सबीना खड़ी हुई और बोली, मैं इस स्टेशन पे नहीं उतर सकती वरना शोर मच जाएगा, मैं पहले निकलती हूं। रोहन ने पूछा, अरे पर ट्रेन तो चल रही है। सबीना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चलती ट्रेन से सीधा बाहर कूद गई। कारून ये देख के हंसने लगा, अरे वाह, आंटी का स्वैग आज भी बरकरार है। रोहन और लियो बस यही सोच रहे थे कि साला इस रेस्टन खानदान के सारे लोग इतने सठियाए हुए क्यों हैं। सर्किट बोलता है, भाई खानदानी पागलपन है, खून में ही करंट है। सीन पहुंचता है बैरन के महल में। रोहन के डैडी वो बूढ़ा बैरन खांसते हुए कारून का स्वागत करता है। कारून बोलता है, अरे अंकल आराम करो, कोई औपचारिकता एटिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब तमीज वमीज पसंद नहीं है। बैरन कारून की तारीफ करता है कि वो इतनी छोटी उम्र में 4 स्टार बन गया। कारून लियो की चुटकी लेता है कि लियो अभी 3 स्टार ही है। बैरन को थोड़ा डर था कि इन बच्चों को इतना खतरनाक काम सौंपना सही है या नहीं, पर कारून ने अपनी छाती ठोक के बोला, अंकल हम ब्लू वुल्फ हैं, अगर हम फेल हुए तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हम ये काम खत्म करके ही दम लेंगे। बैरन ने हंस के उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें आराम करने को बोला। जैसे ही वो बाहर निकले, लियो ने कारून को रोका, ओए कारून, क्या हम उस जड़ी बूटी वाले हर्बलिस्ट पे भरोसा कर सकते हैं जो हमें डाकुओं के अड्डे तक ले जाएगा।
क्या पता वो डाकुओं के साथ मिला हो। कारोन मुस्कुराया, अबे ओ ढक्कन, अब तूने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। वो बंदा 100% डाकुओं का आदमी है। लियो चौंक गया, तुझे कैसे पता? कारोन ने समझाया कि स्टेशन पे ही रोहन ने बताया था कि उन्हें मजबूरन अपने ही इलाके के एक गद्दार की मदद लेनी पड़ रही है। लियो बोला, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कारोन ने मजे लेते हुए कहा, क्योंकि तू अपनी ही फटी हुई हालत में बिजी था। कारोन का असली प्लान यह था कि वो खुद को चारा बेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। 2 अमीर खानदान के लड़के अकेले घूम रहे हैं, डाकू ये मौका कभी नहीं छोड़ेंगे। और वही हुआ। वो गद्दार जड़ी बूटी वाला उन्हें जंगल में ले गया, जहां पीछे से डाकुओं की पूरी गैंग आ गई। एक गंजा डाकू बोला, ये छोटे मालिक तो बड़ी आसानी से फंस गए, पर अपना कारोन भाई तो कब से उंगलियां चटका रहा था। उसने अपनी तलवार निकाली और दहाड़ के बोला, अबे ओ कीड़े मकोड़ों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के इलाके में ड्रग्स बेचने की? अब तुम्हारी गर्दनें कटेंगी। इधर महल में बूढ़ा बैरन अभी भी खांस रहा है और रोहन उसकी सेवा कर रहा है, पर बाहर अब असली तांडव शुरू होने वाला है। अब सुन बिडू, सीन शुरू होता है महल के अंदर, जहां पुराना बैरन एकदम जोर जोर से खांस रहा है। भाई ऐसी खांसी की लग रहा है अभी फेफड़े मुंह से बाहर आ जाएंगे। रोहन बेचारा घबराया हुआ अपने बाप को पानी पिलाता है, जैसे पानी से बरसों की बीमारी गायब हो जाएगी। बैरन पानी पी के बोलता है, शुक्रिया बेटे। रोहन का चेहरा उतरा हुआ है। वो टेंशन में पूछता है, बापू वो 2 छोटे राजकुमार अकेले डाकुओं के अड्डे पे गए हैं, क्या वो सही सलामत लौटेंगे? बैरन ने एक लंबी सांस ली और दार्शनिक अंदाज में बोला, देख बेटे, जब बड़े लोग 2 बच्चों को बिना किसी फौज के मौत के मुंह में भेजते हैं तो उसका सीधा मतलब है कि उन्हें पता है कि ये बच्चे आम नहीं हैं, ये स्पेशल आइटम है। बैरन आगे बोलता है, वो कारोन का बच्चा, उसे देख के मुझे पुराने ड्यूक की याद आती है। वही अकड़, वही खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस और वो अपन को कुछ फर्क नहीं पड़ता वाला स्वैग। तू फिक्र मत कर, वो सबकी वाट लगा के आएगा। रोहन ने सिर तो हिला दिया, पर दिल में अब भी धुक धुक हो रही थी। सर्किट बोलता है, भाई बापू को फुल भरोसा है कारोन भाई पे। अब सीन शिफ्ट होता है डार्क जंगल में, और भाई वहां तो मौत का नंगा नाच चल रहा है। अपना कारोन भाई डाकुओं की ऐसी धुलाई कर रहा है जैसे धोबी घाट पे कपड़े धुलते हैं। गर्दनें ऐसे उड़ रही हैं जैसे हवा में पतंग कट रही हो। लियो किनारे खड़ा होके बस मुंह फाड़ के देख रहा है कि ये 13 साल का लड़का है या यमराज का छोटा भाई। डाकुओं की भी फटके हाथ में आ गई थी। एक डाकू अपने लीडर के पास भागा और बोला, भाई ये बच्चे नहीं हैं, ये तो साक्षात काल हैं। यहां से कन्नी काट लेते हैं वरना कोई नहीं बचेगा। पर डाकुओं के लीडर का ईगो 7वें आसमान पे था। वो चिल्लाया, अबे ओए, एक कल का बच्चा मुझे डराएगा? मैं दिखाऊंगा इसे कि असली मर्द क्या होता है। और भाई ने हवा में छलांग मारी, अपना पूरा औरा निकाल के कारोन पे झपटा। कारोन भाई एकदम शांत, उसने पलक तक नहीं झपकाई, बस अपनी तलवार निकाली और मन ही मन बोला, अबे ओए, बहुत आवाज करता है तू, कान दुखने लगे मेरे। और फिर भाई ने तलवार का ऐसा रापचिक हाथ मारा कि लीडर बीच से 2 टुकड़े। भाई सीधा घुटनों के बल गिरा, शायद मरते मरते सोच रहा होगा कि काहे को पंगा लिया। लियो वहीं खड़ा सोच रहा है, भाई मैंने तो अभी तलवार निकाली भी नहीं थी और यहां गेम ओवर हो गया। कारोन अपनी तलवार से खून पोंछते हुए चिढ़ गया, अबे यार कपड़े गंदे हो गए, अब मम्मी डांटेंगी। बचे हुए डाकुओं ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने तुरंत हाथ ऊपर कर दिए और चिल्लाने लगे, अरे भाई सरेंडर सरेंडर, हमें मत मारो। कारोन ने एक डाकू को पास बुलाया और पूछा, नाम क्या है तेरा बे? डाकू हकलाते हुए बोला, यूरा हुजूर। कारोन ने पूछा, रस्सी है तेरे पास? यूरा ने हां बोला तो कारोन ने उसे रस्सी लाने का ऑर्डर दिया। लियो को समझ नहीं आ रहा था कि कारोन क्या खिचड़ी पका रहा है। अगले ही पल कारोन और लियो दोनों के हाथ बंधे हुए थे। लियो फुसफुसाया, अबे ओए, ये क्या नाटक है? हमें खुद को बांधने की क्या जरूरत है? और ये डाकू हमारी तलवारें उठा के क्यों चल रहा है? कारोन ने उसे धीरे से समझाया, अबे ढक्कन, हमें उनके मेन अड्डे तक पहुंचना है। अगर हम सीना तान के अंदर जाएंगे तो वो हमें घुसने नहीं देंगे, पर अगर हम कैदी बन के जाएंगे तो वो हमें खुद अंदर ले जाएंगे। इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स वाला दिमाग, समझा क्या? फिर कारोन ने यूरा को डांटा, सच सच बता, तुम लोग भागे हुए सैनिक हो ना? यूरा ने मान लिया कि वो दक्षिण के किंगडम ऑफ सीज की 9वीं रेजिमेंट से भागे हुए सिपाही हैं। कारोन ने पूछा, कितनी पब्लिक है तुम्हारे पास? यूरा ने बम फोड़ा, 130 लोग हैं, साथ में एक जादूगर, मेज और 2 तगड़े नाइट गार्ड भी हैं। कारोन चौंक गया, 130 लोग और एक जादूगर? ये तो बड़ा लफड़ा है भाई। यूरा पसीने पसीने हो गया क्योंकि उसने कारोन की आंखों में वो नीली चमक देख ली थी। उसे समझ आ गया कि ये बच्चे रेस्टन खानदान के शेर हैं और उसने गलत पंगा ले लिया है। कारोन सोच में पड़ गया कि एक मामूली डाकुओं की टोली में इतना बड़ा जादूगर क्या कर रहा है और ये लोग उत्तर के इस कोने में क्यों आए हैं।
दाल में कुछ काला नहीं भाई, पूरी दाल ही काली लग रही थी। यूरा बोला, अड्डा बस आ ही गया। कारोन बोला, चलो अब अपनी आंखों से देख लेते हैं। जब वो लोग गढ़ स्ट्रांग होल्ड पहुंचे तो ऊपर खड़े पहरेदारों ने यूरा को टोक दिया, अबे यूरा तू अकेला, बाकी लोग कहां हैं? और ये दो बच्चे कौन हैं? यूरा ने कहानी बनाई, अरे मैंने अकेले इन दोनों रईसजादों को पकड़ लिया, बाकी लोग गांव वालों के पीछे गए हैं। जल्दी दरवाजा खोलो वरना बॉस गुस्सा करेंगे। पहरेदारों ने मजाक उड़ाया पर दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही कारून को कुछ अजीब सी बदबू और वाइब आई। उसने देखा कि चारों तरफ मरे हुए पक्षियों को कीलों से पेड़ों पे टांग रखा है। कारून का चेहरा सीरियस हो गया। उसने लियो को इशारा किया, देख भाई ये सिर्फ डाकू नहीं है, ये काला जादू ब्लैक मैजिक का चक्कर है। ये लोग यहां किसी को बलि चढ़ा रहे हैं। कारून ने तुरंत यूरा को ऑर्डर दिया, अबे ओए रस्सी काट हमारी और तलवारें वापस दे। तभी अचानक जमीन पे बना एक जादुई घेरा मैजिक सर्कल चमकने लगा। कारून ने लियो से कहा, अपनी तलवार निकाल सल्फिड और तैयार हो जा, अब असली भूतिया फिल्म शुरू होने वाली है। जमीन फटी और उसमें से कंकालों की फौज स्केलेटन्स बाहर निकलने लगी। यूरा की तो चीखें निकल गईं। डाकुओं का असली लीडर जो एक नंबर का साइको लग रहा था अपने तीरंदाजों के साथ बाहर आया। वो हंसते हुए बोला, वाह, दो रईस शिकार खुद चल के जाल में आ गए, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। कारून ने तुरंत एक चाल चली, उसने यूरा का गला पकड़ लिया और अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रख दी। अबे ओए अगर आगे बढ़ा तो इसे काट डालूंगा। लियो हक्का बक्का रह गया, अबे कारून हम रईस खानदान के हैं, हमें ये कैदी बनाने वाला ओछा काम शोभा नहीं देता। लीडर हंसने लगा, अरे छोटे उस्ताद, इस कचरे जैसे यूरा के लिए मैं अपना हमला रोक दूंगा, इसे मारना है तो मार दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कारून चिढ़ गया और यूरा के मुंह पे ही बोल दिया, देख ले बे यूरा, तेरी कोई इज्जत नहीं है यहां। बेचारा यूरा फुट फुट के रोने लगा। सर्किट बोलता है, भाई यूरा की तो इज्जत का फालूदा हो गया। लियो ने देखा कि कंकाल उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। कारून क्या प्लान है बे? हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। कारून ने बोला, तू बस इन कंकालों को संभाल, मैं सीधा बॉस की वाट लगाता हूं। कारून ने अपना नीला माना निकाला जो समंदर की लहरों की तरह उसके चारों तरफ घूमने लगा और भाई ने ऐसी उड़ान भरी कि सीधा तीरंदाजों के बीच पहुंचा। लियो चिल्लाया, अबे मुझे अकेले इन हड्डियों के साथ छोड़ के कहां गया? लीडर ने चिल्लाया, तीर चलाओ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कारून ने अजूर सी स्टाइल का ऐसा हाथ घुमाया कि एक झटके में आधे तीरंदाजों के हाथ कट के नीचे गिर गए। कारून सीधा कमांडर के सामने पहुंचा। कमांडर ने तलवार निकालनी चाही पर कारून की स्पीड बिजली जैसी थी। उसने एक ही झटके में कमांडर का हाथ काट दिया। कमांडर चीखा और घुटनों के बल गिर गया। कारून बोला, अबे वार करना था तो थोड़ा तेज करना था ना, बहुत स्लो है तू। कमांडर दर्द में कराहते हुए बोला, तुम लोग यहां कैसे आए? किले के पास तो इतनी फौज भी नहीं है। कारून ने उसके सीने पे तलवार रखी और बोला, देख भाई, ये जमीन मेरे डैडी के इलाके के पास है और जो मेरे इलाके में कचरा फैलाता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। तुझे मारूंगा नहीं, घसीट के ले जाऊंगा। इधर लियो उन कंकालों के साथ बाहुबली खेल रहा था। कारून ने दूर से देखा और बोला, अरे वाह लियो, तू तो प्रो निकला। बाकी डाकुओं ने जब देखा कि एक 13 साल के बच्चे ने उनके कमांडर का हाथ काट दिया तो उनकी बंदूकें यानी तीर कमान नीचे गिर गईं। कारून ने कमांडर का नाम पूछा। उसने बताया, माइकल नॉक्स। कारून ने मजे लेने के लिए उसकी टांग में एक छोटा सा छेद कर दिया तलवार से। माइकल फिर चीखा। कारून हंसा, चलो बच्चों, सब हथियार डाल दो वरना तुम्हारा बॉस बिना हाथ पैर का हो जाएगा। माइकल ने चिल्ला के सबको हथियार डालने को बोला। कारून बोला, शाबाश, मुझे आज्ञाकारी लोग बहुत पसंद हैं। माइकल अभी भी धौंस जमा रहा था कि जब उनके बाकी लोग आएंगे तो कारून नहीं बचेगा। कारून हंसा, तू उस काले जादूगर के भरोसे बैठा है क्या? तुझे सच में लगता है कि मेरा खानदान यहां सिर्फ 2 बच्चों को भेजेगा? तभी एक जबरदार धमाका हुआ। कारून मुस्कुराया, ले भाई, आ गई मेरी मास्टरनी। धुएं के बीच से सबीना आंटी बाहर निकली और उनके हाथ में उस काले जादूगर टेड डेलाडा की कटी हुई मुंडी थी। वो एकदम गुस्से में थीं। लियो ने आवाज दी तो वो उनपे चिल्लाने लगी, तुम दोनों ढक्कनों ने सारा सबूत मिटा दिया, ये मिशन तो फेल हो गया। कारून ने माइकल को लात मार के नीचे गिराया और पूछा, आंटी, मेरा स्टाइल पसंद आया क्या? सबीना ने कहा, सीधा दुश्मन के घर में घुसना, ये हरकतें बिल्कुल तेरे दादा जैसी हैं। चल, पास हो गया तू। उन्होंने वो कटी मुंडी माइकल के सामने फेंक दी। माइकल के तो होश उड़ गए। ये लोग रईसजादे हैं या कसाई? सबीना ने कहा, चलो अब वापस महल चलते हैं कारून, तुझसे बहुत सवाल पूछने हैं मुझे। महल के बाहर का सीन एकदम इमोशनल है बिडू। जो लोग गुलाम बनाए गए थे वो अपने परिवार से मिल रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी इसाबेल को गले लगा के रो रहा है। यूरा ये सब देख रहा था और उसे अपनी करनी पे पछतावा हो रहा था। कारून उसके पास गया और बोला, देख भाई,
ये गिल्ट ट्रिप लेने का टाइम खत्म हो गया। तूने जो कांड किए हैं उसके लिए जेल तो जाना पड़ेगा। यूरा बोला, पर भाई मैंने तो आपकी मदद की। सबीना आंटी ने भी पूछा, क्या इसे बांधना नहीं है? कारोन बोला, नहीं आंटी, अभी इस लंगड़े माइकल को उठा के ले जाने के लिए हमें एक मजदूर चाहिए और यूरा उस काम के लिए बेस्ट है। तभी कुछ गांव वाले आए और बोले, हुजूर, यूरा ने हमारी जेल में बहुत मदद की थी। वो हमें छुप छुप के खाना और दवाई देता था, इसे माफ कर दो। कारोन ने सबीना की तरफ देखा। सबीना बोली, तू देख ले भाई। कारोन ने यूरा से कहा, चल ठीक है, तेरी सजा थोड़ी कम कर देंगे क्योंकि तूने रास्ता भी दिखाया था। यूरा खुश हो गया, भाई मैं आपकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। कारोन बोला, अबे ओए, ज्यादा चने के झाड़ पे मत चढ़, अभी भी तू कैदी ही है। तभी लियो ने चिल्ला के बुलाया, कारोन यहां देख, कुछ माल मिला है। उन्होंने एक ड्रम खोला और भाई कारोन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर जादुई पत्थर, मैजिक स्टोन्स भरे पड़े थे। कारोन को समझ आ गया कि ये डाकू यहां क्यों छुपे थे। इस बंजर जमीन के नीचे जादुई पत्थरों की खदान माइन है और बैरन के परिवार को इस बारे में पता तक नहीं था। कारोन के दिमाग में अब बिजनेस वाला मुन्ना जाग गया। लियो बोला, भाई रोहन तो हमारे लिए दावत बैंक्वेट की तैयारी कर रहा है। कारोन ने बोला, भाड़ में गई दावत, ये तो करोड़ों का धंधा है। रोहन स्वागत के लिए आया। सबीना ने उसे डाकुओं के लीडर को ले जाने को कहा। रोहन ने दावत के लिए पूछा पर कारोन ने मना कर दिया, सॉरी भाई, हमें तुरंत किले वापस जाना है। रोहन ने जब पेमेंट की बात की कि उनके पास अभी पैसे नहीं हैं, तो कारोन की आंखों में चमक आ गई। देख भाई रोहन, तेरी ये जमीन बंजर है, कोई पूछने वाला नहीं है, पर यहां खदान है। मेरा एक ऑफर है, अपन किला यहां पैसा लगाएगा और सिक्योरिटी देगा और तू हमारे साथ मिलकर इस खदान को चलाएगा। आधा आधा माल बांटेंगे। बोल क्या बोलता है? रोहन का दिमाग चकरा गया। ये 13 साल का बच्चा इतनी बड़ी डील की बात कर रहा है, पर उसे पता था कि अगर रेस्टन खानदान का साथ मिल गया तो उसका इलाका चमक जाएगा। कारोन ने कहा, मैं अपने डैडी से बात करूंगा और यहां किले के सैनिक तैनात हो जाएंगे। तेरी फौज की टेंशन खत्म और पैसा ही पैसा होगा। रोहन मान गया। सबीना किनारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे अपने चेले पे गर्व हो रहा था कि लड़का तलवार के साथ साथ दिमाग भी तेज चलाता है। वापस जाते वक्त कारोन ने सबीना से पूछा, आंटी, आपने उस जादूगर को इतनी जल्दी क्यों निपटा दिया? सबीना ने बताया कि वो कोई मामूली जादूगर नहीं था, वो साम्राज्य का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल टेड डिलार्डा था। कारोन सन्न रह गया। सबीना ने उसे समझाया, बेटा, असली खिलाड़ी वही होता है जो बड़े शिकार पे नजर रखे। तू छोटे मोटे डाकुओं में उलझा रहा और असली मछली मेरे हाथ लग गई। अगली बार अपनी नजरें और तेज रखना। कारोन मुस्कुराया और सोचा, ये तो बस शुरुआत है बिडू, अभी तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाना बाकी है। सबीना आंटी एकदम कड़क मिजाज में कारोन भाई की क्लास ले रही हैं। वो बोलती हैं, देख कारोन, तूने डाकुओं का कचरा तो साफ कर दिया, पर तूने सबसे बड़ी गलती ये की कि तूने उस काले जादूगर को पहले नहीं पकड़ा। तू छोटे मोटे प्यादों के साथ खेलता रहा और असली खिलाड़ी को तूने मेरी मुंडी काटने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मेरे लिए ये मिशन फेल है। अंडा मिला है तुझे। कारोन भाई चुपचाप सुन रहे हैं क्योंकि आंटी के सामने जुबान लड़ाना मतलब मौत को दावत देना। इधर अपना लियो कोने में खड़ा होकर सोच रहा है कि भाई, इन दोनों की पंचायत में मेरा क्या रोल है? मैं तो साइड कैरेक्टर बन के रह गया हूं। सबीना आंटी की नजर लियो पे पड़ती है और वो बोलती हैं, देख लियो, तूने अपनी औकात से बढ़कर काम किया। कंकालों की फौज देख के तू डरा नहीं, ये अच्छी बात है। तू खुद पे थोड़ा गर्व कर सकता है। लियो का चेहरा एकदम से खिल उठा, जैसे किसी ने उसे फ्री का पिज्जा दे दिया हो। पर अगले ही पल आंटी ने उसकी वॉट लगा दी। पर बेटा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और किले वापस जाते ही सबसे पहले अपनी ये नारियल जैसी हेयरकट बदलवा, बहुत गंदी लग रही है। सर्किट बोलता है, भाई आंटी तो स्टाइल की भी उस्ताद निकली। सीन कट होता है और हम वापस पहुंचते हैं अजूरसी किले में, जहां हिनरिच दादाजी हेलो का स्वागत करता है। हेलो पूछता है, हिनरिच, कुछ नया लफड़ा हुआ क्या? हिनरिच रिपोर्ट देता है कि पश्चिम वाले सैनिक वापस आ गए हैं और कारोन, लियो और सबीना आंटी भी अपना मिशन खत्म करके लौट आए हैं। तभी एक नौकर बदहवास होकर दौड़ता हुआ आता है, जैसे उसके पीछे पुलिस पड़ी हो। वो चिल्लाता है, साहब साहब, शाही महल से एक खत आया है। हेलो थोड़ा टेंशन में आ गया क्योंकि जब वो राजधानी से निकला था तब बादशाह ने कुछ नहीं बोला था। उसने जैसे ही खत पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई, बादशाह ने पर्सनली कारोन को राजधानी बुलाया है, मतलब सीधा प्राइम मिनिस्टर का बुलावा आया है अपने भाई को। ट्रेन स्टेशन पे रुकती है और अपना यूरा भाई, वो सुधरा हुआ डाकू, माइकल को आलू की बोरी की तरह कंधे पे लाद के बाहर निकलता है। यूरा जैसे ही किले को देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बाप रे, इतना बड़ा किला! इधर माइकल, जिसका एक हाथ गायब है और जिसकी खुन्नस कम नहीं हुई, यूरा को फुसफुसा के बोलता है, अबे ओए, इस बच्चे की बातों में मत आ, ये हमें सीधा जेल में ठूस देंगे। जैसे ही पहरेदार इधर उधर देखें, अपन कन्नी काट लेंगे।
यूरा ने खींच के माइकल के मुंह पे एक रसीद दिया। चुप बैठ बे, तूने ही बोला था कि मैं बेकार हूं और मुझे मर जाना चाहिए, तो अब मैं तेरी मदद क्यों करूं? अब तू जेल की चक्की ही पीसेगा। लियो और कारोन ये सब देख के मजे ले रहे हैं। तभी पेल भाई कारोन के डैडी की एंट्री होती है और हमेशा की तरह माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। कारोन अपने डैडी को देख के खुश हो जाता है। पेल भाई सबीना आंटी से पूछते हैं, आंटी सब ठीक रहा ना? सुना है आपको भी राजधानी से बुलावा आया है। पेल भाई बोलते हैं कि कारोन ने बेलिस के इलाके में जो कांड किया है उसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ गई है, पर कारोन का चेहरा देख के लग रहा है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। लियो इज्जत से पेल भाई के सामने झुकता है और पेल भाई उसकी तारीफ करते हैं कि बेटा तेरे चर्चे मेरे कानों तक भी पहुंचे हैं, तेरा बाप ये सुन के नाचने लगेगा। पेल भाई सबको अंदर ले जाते हैं। चलते चलते सबीना आंटी और पेल भाई गॉसिप शुरू करते हैं। आंटी पूछती हैं, साम्राज्य में क्या खिचड़ी पक रही है? पेल भाई बताते हैं कि बाहर की राजनीति बहुत गंदी हो गई है। वो जो बड़े बड़े रईस खानदान हैं, न ड्यूक सैलमन और मारिस डियाज, वो सब अब एक हो गए हैं। असल में इन्हीं लोगों ने पुराने बादशाह को गद्दी से हटाया था और अभी वाले को बिठाया है। मतलब असली पावर इनके हाथ में है और बादशाह तो बस एक कठपुतली है। हेलो दादाजी राजधानी में मांडवली करने गए थे, पर बात जमी नहीं तो वो सब छोड़ के वापस आ गए। सबीना आंटी बोलती हैं, लगता है शांति के दिन अब खत्म होने वाले हैं। पेल भाई भी हाँ में सिर हिलाते हैं, पर सबीना एक अच्छी बात बोलती हैं, पेल तेरे बेटे ने जो किया है वो हमारे काम आएगा। अब हमारे पास बहाना है कि हम अपने इलाकों में ज्यादा फौज तैनात कर सकें। तेरा बेटा सही टाइम पे सही गेम खेल गया। पेल भाई थोड़ा शर्मा जाते हैं, पर सबीना आंटी बोलती हैं, अबे ओए तेरी तारीफ नहीं कर रही, तेरे बेटे की कर रही हूं। बेचारे पेल भाई की कोई इज्जत ही नहीं है। कारोन और उसकी टीम जैसे ही अंदर पहुंचती है, कमांडर जिर मिलता है। वो बोलता है, शाबाश बच्चों, भागे हुए सैनिकों का लफड़ा सुना मैंने। कारोन माइकल की तरफ इशारा करता है, ये उनका लीडर है। जिर बोलता है, चल ठीक है, जब तक ये जिंदा है मैं इससे सच उगलवा लूंगा। हंस वो नाइट यूरा को देख के पूछता है, ये कौन है? कारोन बोलता है, ये भी डाकू ही है, इसे भी ले जाओ, पर ध्यान रखना ये मेरा खबरी है, इसे ज्यादा मत कूटना क्योंकि आगे चल के मैं इसे अपना पर्सनल नौकर बनाने वाला हूं। कारोन सोने के लिए जा रहा होता है, पर जिर उसे रोक देता है, रुको भाई, मिशन खत्म हुआ है पर पेपर वर्क बाकी है, रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। कारोन की आंखों में चमक आती है। वो लियो को फंसाने का प्लान बनाता है। वो लियो से बोलता है, देख लियो तूने बहुत अच्छा काम किया है, तो रिपोर्ट तू लिख ले, अपना नाम बढ़ा चढ़ा के लिखना ताकि तेरे डैडी खुश हो जाएं। लियो मासूमियत में मान गया, हाँ भाई ये तो अच्छा मौका है। जिर और सबीना आंटी देख रहे हैं कि कारोन कैसे बड़ी चालाकी से सारा काम लियो पे छोड़ के निकल गया। सबीना आंटी ने भी उस जादूगर की कटी मुंडी जिर की तरफ फेंकी और बोली, मेरी रिपोर्ट भी ये बच्चे ही लिख देंगे, और वो और कारोन वहां से रफू चक्कर हो गए। सर्किट बोलता है, भाई इसे कहते हैं असली स्मार्ट वर्क। रात का समय है और हेलो दादाजी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जिर वो सामान लेकर आता है जो हेलो ने मांगा था। हेलो एक अजीब सी चीज दिखाते हैं, एक जानवर की खाल जो पश्चिम के मैदानों में मिली थी। देखने में नॉर्मल है पर उसके अंदर से काली एनर्जी निकल रही है। हेलो बोलता है, ये उस पुराने साइको बादशाह की ब्लैक ईथर है। पेल भाई और बाकी चाचा लोग सन्न रह गए, पर वो बादशाह तो कब का मर चुका है। हेलो बोलता है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है या वो साला अभी भी जिंदा है, और ऊपर से बादशाह ने कारोन को बुलाया है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। हेलो बोलता है कि वो कारोन को अकेला नहीं भेजेगा, लियो और कुछ खास नाइट भी साथ जाएंगे। फिर वो बोलता है, कारोन को यहां बुलाओ, मुझे उससे उस बेलिस वाली डील के बारे में पूछना है। कारोन उस वक्त ट्रेनिंग हॉल में पसीना बहा रहा था। जिर उसे बुलाने जाता है। कारोन पूछता है, क्या हुआ भाई इतनी रात को? जिर बताता है कि उसे राजधानी जाना पड़ेगा और अभी मीटिंग में सबकी वाट लगने वाली है। कारोन जैसे ही मीटिंग रूम में घुसता है, हेलो दादाजी कड़क आवाज में पूछते हैं, कारोन तुझे किसने हक दिया कि तू खानदान के नाम पे बिजनेस डील करे? तूने बिना पूछे खदान की मांडवली क्यों की? कारोन भाई बिल्कुल नहीं डरे। वो बोले, दादाजी मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने ऑफर दिया और रोहन ने मान लिया, और मुझे लगा कि खानदान की इज्जत और फायदे के सामने ये छोटे मोटे नियम कोई मायने नहीं रखते। हेलो ये जवाब सुन के खुश हो गया। उसने सबको बोला, देख रहे हो? लड़के ने अपनी तारीफ करने के बजाय खानदान का फायदा सोचा। ये होती है असली समझदारी। पेल भाई को जिम्मेदारी दी गई कि वो आगे की बातचीत संभालें। फिर हेलो ने उस शाही खत की बात की। कारोन सोच रहा था कि बादशाह का खत हेलो के वापस आने से पहले ही कैसे आ गया। क्या उनकी जासूसी इतनी तेज है, या फिर वो रईस खानदान सालमान दियाज कारोन पे नजर रखे हुए हैं? हेलो ने कारोन को ऑप्शन दिया, अगर तुझे नहीं जाना तो मत जा, क्योंकि वहां बहुत राजनीति होगी, पर अपना भाई तो खतरों का खिलाड़ी है। वो बोला, मैं जरूर जाऊंगा दादाजी,
आखिर अपने नानाजी से मिले भी बहुत टाइम हो गया है। हेलो ने चिढ़ाते हुए कहा, ठीक है, लियो भी तेरे साथ जाएगा और हंस की टीम तुझे प्रोटेक्ट करेगी। ये मत सोचना कि तू स्पेशल है, ये सुरक्षा इसलिए है ताकि तू रास्ते में कोई नया लफड़ा न कर दे। पेल भाई मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब सीन पहुंचता है बेलिस के इलाके में, जहां मांडवली फाइनल हो रही है। पेल भाई रोहन से पूछते हैं, क्या तेरे बापू इस डील से खुश हैं? रोहन बोलता है, हाँ साहब, 80% हिस्सा आपके खानदान का और 20% हमारा। पत्थरों की खदान से इतना पैसा आएगा कि हमारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। पर रोहन ने एक स्पेशल शर्त रखी थी, उस 20% में से 5% हिस्सा सीधा कारोन और लियो के नाम होगा। पेल भाई बोले, अबे ये तो बहुत ज्यादा है। रोहन ने मुस्कुरा के कहा, साहब, ये इन दोनों बच्चों में मेरा इन्वेस्टमेंट है। मुझे पता है आगे चल के यही दोनों किले के मालिक बनेंगे, तो अभी से सेटिंग करना जरूरी है। पेल भाई बोले, बड़ा चालू है तू, पर मुझे तेरा अंदाज पसंद आया। वापस स्टेशन पे कारोन और लियो अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। कारोन बोला, देख लियो, मांडवली फिक्स है। जो हमें 5% मिला है उसका 9 हिस्सा मेरा होगा और 1 हिस्सा तेरा। लियो चिल्लाया, क्या तू 90% रखेगा? ये तो लूट है भाई। कारोन ने एक तीखी लुक दी। अबे सारा दिमाग मेरा था, डील मैंने कराई और तूने तो बस कंकाल मारे हैं। 10% भी बहुत है तेरे लिए, वरना वो भी नहीं मिलेगा। लियो ने हार मान ली। चल ठीक है भाई, तू जीत गया। पेल भाई ये सब दूर से देख के सोच रहे हैं कि दोनों भाई कितने करीब आ गए हैं। सर्किट बोलता है, करीब नहीं आए साहब, कारोन भाई ने लियो का चूना लगा दिया है। अब सीन आता है लियो और कारोन के कमरे का। लियो एकदम पागलों की तरह कमरे में इधर उधर घूम रहा है। भाई, हम राजधानी जा रहे हैं, साक्षात बादशाह से मिलेंगे। मेरी तो अभी से फट रही है। कारोन बोला, अबे चिल मारना। पर लियो के दिमाग में अब पार्टियां और सुंदर लड़कियां घूमने लगी थीं। तभी अचानक खिड़की से सबीना आंटी अंदर आती हैं। वो एकदम जोश में हैं। अरे बच्चों, राजधानी में तो बहुत मजा आता है, वहां एक से बढ़कर एक धुरंधर मिलते हैं। कारोन ने एकदम सूखा मुंह बना के पूछा, आंटी आप यहां क्या कर रही हो? और ये वाइन के गिलास कहां ढूंढ रही हो? ये 13 साल के बच्चे का कमरा है, यहां दूध मिलेगा। सबीना आंटी ने कंधे उचकाए। अरे जिसमें वाइन आ जाए वो गिलास है। उन्होंने सबको ड्रिंक दी। आंटी थोड़ी इमोशनल हो गई, बोली, 3 साल हो गए तुम लोगों को सिखाते हुए। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी राजधानी वाली तबाही नहीं देख पाऊंगी। लियो को रोना आ गया। आंटी, क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? सबीना ने उसे डांटा। अबे ओए, इतना इमोशनल होगा तो राजधानी की लड़कियां तुझे घास भी नहीं डालेंगी। फिर आंटी ने एक काम की टिप दी, लियो तू कारोन के साथ पार्टी में मत जाना। लियो ने पूछा, क्यों? आंटी बोली, अबे अपनी शक्ल देख और इसकी देख, इसका टैलेंट, इसकी चांदी जैसी जुबान, सारी लड़कियां इसी को ताकेंगी और तू किनारे बैठ के समोसे खाएगा। लियो ने कारोन के कंधे पे हाथ रखा। भाई तू तो मेरी शादी होने से पहले ही रुकवा देगा। कारोन हंसा, चुप बैठ और पी। आखिरी सीन में हेलो दादाजी और पेल भाई अकेले में बात कर रहे हैं। हेलो ने बताया कि बादशाह की आंखों में उसने डर देखा था। वो डर जो एक ऐसे आदमी की आंखों में होता है जिसे पता हो कि उसका तख्ता पलट सकता है। हेलो बोला, मैं देखना चाहता हूं कि कारोन इस राजनीतिक दलदल में कैसे तैरता है। क्या वो डूब जाएगा या पूरा समंदर ही पी जाएगा? पेल भाई अपने बेटे के लिए थोड़े फिक्रमंद थे, पर उन्हें पता था कि उनका बेटे छोटा पागल कुत्ता है जो किसी को भी काट सकता है। हेलो दादाजी पेल भाई को समझा रहे हैं कि अपना कारोन कोई मामूली बच्चा नहीं है, उसे हमारे पुरखों की जादुई तलवार ने खुद चुना है। अब चाहे उसे पसंद आए या नहीं, वो इस खानदान का सेंटर बनने के लिए पैदा हुआ है। रेस्टन खानदान का नाम जितना बड़ा है, उसके साथ आने वाली मुसीबतें और दुश्मनों की धमकियां भी उतनी ही भारी हैं। हेलो बोलता है, देख पेल, इसीलिए मैंने बादशाह का न्योता मना नहीं किया। अगर कारोन को इस खानदान का भविष्य संभालना है तो उसे अभी से साबित करना होगा कि वो ये प्रेशर झेल सकता है। हेलो ने पेल से पूछा, तुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है क्या? पेल भाई ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने अपनी ड्रिंक ऐसी गटक के मारी कि सीधा उनके गले में अटक गई। भाई ऐसी खांसी आई कि पूरा कमरा गूंज उठा। हेलो हंसने लगा और पेल ने खांसते हुए बोला, सच बोलूं पिताजी, मुझे अपने बेटे पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। हेलो ने पेल की तरफ देखा, उनके चेहरे पे एक गर्व वाली मुस्कान थी। यही सुनना चाहता था मैं तेरे मुंह से। अगले दिन सुबह सुबह सबीना आंटी अपना घोड़ा तैयार करके निकलने वाली हैं। कमांडर जिर पूछता है, मैडम आप उन बच्चों से बिना मिले ही जा रही हो क्या? सबीना ने मुस्कुरा के बोला, अरे भाई, कल रात को उनके साथ बैठ के मस्त पार्टी की थी, वही विदाई थी। वैसे भी आज वो लोग राजधानी के लिए निकल रहे हैं, वो बिजी होंगे। चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है। जिर रोता हुआ बोला, पर मैडम मेरी दारू। सबीना हंसते हुए बोली, टेंशन मत ले, अगली बार आऊंगी तो तेरा स्टॉक फिर से खाली करूंगी। जैसे ही वो जाने लगी, उसकी नजर कारोन की खिड़की पे पड़ी। कारोन ने ऊपर से उन्हें झुक के सलाम किया।
सबीना ने उसे देख के एक कातिल स्माइल दी और बोला, बेटा अगली बार मिलेंगे। और भाई वो निकल गई अपने इलाके की तरफ। कारोन ने सोचा कि आंटी भी कितनी बिंदास है, बस एक खत छोड़ के निकल गईं। अब उनके जाते ही उसके ताऊजी टेल्स जरूर अपनी चालें चलेंगे। और वही हुआ। ताऊजी टेल्स की एंट्री होती है। अरे कारोन, बुआ निकल गई क्या? कारोन ने मन ही मन बोला, लो भाई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही गया जब बच्चों को राजधानी के लिए रवाना होना था। स्टेशन पे पूरा लफड़ा मचा हुआ था। हिनरिच एकदम जिम्मेदार हेडमास्टर की तरह सब चेक कर रहा था। छोटे मालिक का सामान लोड हुआ कि नहीं, कपड़े प्रेस है ना? कारोन चिढ़ गया और जिर से बोला, अबे ओए, ये क्या बारात निकल रही है क्या? इतना नाटक क्यों? जिर ने बोला, बेटा तू पूरे खानदान का चेहरा बन के बादशाह से मिलने जा रहा है, टिप टॉप दिखना जरूरी है। कारोन ने पूछा, चल ठीक है, पर ये हंस और उसकी पूरी फौज हमारे साथ क्यों आ रही है? जिर बोला, तेरी सेफ्टी के लिए। पर हंस ने बीच में उंगली की, अबे घंटा, कमांडर को डर है कि तू रास्ते में कोई नया कांड न कर दे, इसलिए हमें बॉडीगार्ड बना के भेजा है। कारोन ने अपना सिर पकड़ लिया, साला, इतने सारे टेढ़े मेढ़े लोगों के साथ ये ट्रिप तो सिरदर्द होने वाला है। तभी कारोन को वो बात याद आई जो ताऊजी टेल्स ने उससे अकेले में कही थी। टेल्स ने कारोन से पूछा था कि क्या वो राजधानी जा रहा है। कारोन ने हां बोला तो टेल्स ने एक एहसान मांगा, देख बेटा, तू किले में जैसा पागल कुत्ता बन के घूमता है ना, राजधानी में वैसी हरकतें मत करना। खानदान की नाक मत कटवाना, वरना मैं तुझे खुद सजा दूंगा। कारोन ने भी टशन में जवाब दिया, अरे ताऊजी, आपकी इन मीठी बातों के लिए शुक्रिया, मैं आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। टेल्स के जाने के बाद कारोन मन ही मन हंसा, मुझे सजा देगा? इसे लगता है कि ये बड़ा राजकुमार है तो मुझे दबा लेगा। बेटा इंतजार कर, तेरा ये अकड़ वाला चेहरा मैं खुद बिगाड़ूंगा। सर्किट बोलता है, भाई कारोन भाई ने तो अभी से ताऊजी की सुपारी ले ली है। वापस स्टेशन पे तैयारियां फुल थीं। कारोन ने हंस से बोला, देख भाई, अगर तूने कोई लफड़ा किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो डाकू यूरा भागता हुआ आया, हुजूर माफ करना, लेट हो गया, पर मुझे साथ ले जाने के लिए शुक्रिया। कारोन ने उसे एक ठंडी लुक दी, देख बे यूरा, तुझे राजधानी इसलिए ले जा रहा हूं ताकि तुझे वहां की जेल में डाल सकूं, तो ज्यादा खुश मत हो। तभी ट्रेन चलने का ऐलान हुआ। जिर ने हंस और बच्चों को हिदायत दी, राजधानी में तमीज से रहना। जिर ने एक भारी डायलॉग मारा, बेटा अगर लोटा चटका हुआ हो तो पानी अंदर भी गिरता है और बाहर भी, मतलब जैसे तुम यहां हो वैसे ही वहां दिखोगे। इससे पहले कि ट्रेन चलती, पेल भाई भागते हुए आए, रुको रुको, मैं पहुंच गया। कारोन हैरान था, डैडी आप यहां कैसे? पेल ने बताया कि उनके नानाजी राजधानी में उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए बहुत सारे तोहफे तैयार रखे हैं। पेल ने कारोन के कंधे पे हाथ रखा, बेटा सही सलामत वापस आना और ज्यादा लफड़े मत करना। इधर ताऊजी टेल्स के कमरे का सीन है। उसे खबर मिल गई है कि कारोन और लियो निकल चुके हैं। खबरी ने यह भी बताया कि दूसरे राजकुमार की बीवी राजधानी में कुछ खिचड़ी पका रही है, पर टेल्स बोला, मुझे क्या, ये मेरा लफड़ा नहीं है। ट्रेन आखिर चल पड़ी। कारोन ने हंस से पूछा, राजधानी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हंस बोला, करीब 6 घंटे भाई, और हम रास्ते में टीबी ऑटोनॉमस टेरिटरी से होकर गुजरेंगे। कारोन को समझ नहीं आया ये क्या है, तो पढ़ाकू लियो बीच में कूद पड़ा, अरे भाई ये वो अनोखा शहर है जहां पब्लिक खुद अपना मेयर चुनती है। यहां खेती बाड़ी नहीं बल्कि बिजनेस और इंडस्ट्री चलती है। कारोन की आंखों में चमक आ गई, मतलब यहां बहुत पैसा है? हंस ने कंफर्म किया, हां भाई, यहां पैसा ही पावर है। यहां के लोग इतने रईस हैं कि बाकी लॉर्ड्स उनसे जलते हैं। कारोन ने सोचा कि अगर मौका मिला तो यहां एक चक्कर जरूर मारूंगा, कुछ बिजनेस सेटिंग हो जाएगी। ट्रेन में ऐलान हुआ कि हम टीबी टेरिटरी में घुसने वाले हैं। कारोन और लियो अपनी ही प्लानिंग में बिजी थे। तभी अचानक कारोन को कुछ महसूस हुआ। उसकी तलवार अचानक कांपने लगी। भाई ये तलवार तभी कांपती है जब कोई बड़ा खतरा पास हो। कारोन का दिमाग दौड़ने लगा, क्या ताऊजी या चाचा ने कोई गुंडा भेजा है? नहीं, वो इतने बेवकूफ नहीं है। उसे समझ आ गया कि हमला बाहर से होने वाला है। उसने चिल्ला के हंस से बोला, हंस जल्दी टेरिटरी वालों को कांटेक्ट कर, हमला होने वाला है। हंस चकरा गया, क्या, कैसे? कारोन बोला, अबे सवाल मत पूछ, सबको अलर्ट कर। कारोन सोच रहा था कि ये चलती ट्रेन पे हमला कैसे करेंगे। जवाब सामने था। पटरियों पे बारूद के ड्रम रखे हुए थे और फ्यूज जला दिया गया था। धड़ाम। अब सीन पहुंचता है टीबी टेरिटरी के मेयर के पास। वहां तो अलग ही कोहराम मचा है। इनकम टैक्स वालों ने सबकी वाट लगा दी है। एक बंदा बोल रहा है, भाई मैं मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया। सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। मेयर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे अपनी जिंदगी को कोस रहे थे। वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब यहां मेयर बन के फंस गए हैं। वो सोच रहे थे,
मैंने सोचा था यहां बहुत मौके मिलेंगे, पर यहां तो रईस और आम लोग 24 घंटे एक दूसरे का गला काट रहे हैं। ये शहर तो कचरे का डिब्बा बन गया है। तभी एक बंदा भागता हुआ आया और मेयर के कान में कुछ बोला। मेयर ने अचानक एक माचिस जलाई और स्टाइल में सिगरेट सुलगाई। सबने पूछा, मेयर साहब क्या हुआ, क्या टैक्स वाली जांच रुक गई? मेयर ने एक लंबा कश खींचा और बोला, टैक्स की जांच की तो ऐसी की तैसी। अभी 5 मिनट पहले राजधानी जाने वाली ट्रेन उड़ गई है और उस ट्रेन में ग्रैंड ड्यूक के पोते सवार थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेयर बोला, अबे पागलों, समझ नहीं रहे? हम सब मर गए। ड्यूक का पोता अगर हमारे इलाके में मरा तो ड्यूक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं ट्रेन का मलबा। कारोन की आंख खुलती है, हंस उसके ऊपर खड़ा है। कारोन, तू ठीक है ना? कारोन बोला, हां भाई, मैं तो चकाचक हूं। वो उठ के लियो की पट्टियां करने लगा। हंस ने बताया कि 11 लोग घायल हैं, 2 लोग तो सीधा ऊपर पहुंच गए। यूरा भी घायल था। कारोन ने पूछा, हम कहां हैं? हंस बोला, शहर से 10 किलोमीटर दूर। हंस ने कारोन और लियो को बोला, तुम दोनों यहां से जितना हो सके दूर भागो, मैं और मेरी टीम दुश्मनों को रोकेंगे। कारोन ने अपनी तलवार देखी, वो फिर से कांप रही थी। सॉरी हंस भाई, पर भागने का अपना स्टाइल नहीं है। हंस बोला, क्यों? कारोन की आवाज एकदम बर्फ जैसी ठंडी थी। इन कचरों ने बादशाह की रेलवे लाइन उड़ाई है, ये देशद्रोह है। और अपन कचरों से भागता नहीं है, उन्हें साफ करता है। उसने लियो से पूछा, लड़ पाएगा? लियो ने जोश में सिर हिलाया। कारोन ने खिड़की के बाहर देखा, दुश्मन पास ही थे। उसने एक झटके में बाहर वाले गुंडे के पैर काट दिए। हमारे पास बस एक ही रास्ता है, इन सबको यहीं ढेर करना। कारोन, हंस और लियो ट्रेन से बाहर निकलते हैं। वहां गुंडों की पूरी फौज खड़ी थी। हंस ने बोला, भाई ये सब कम से कम 3 स्टार लेवल के हैं। कारोन ने देखा कि उनका लीडर कम से कम 6 स्टार का है। लीडर ने एक जादू से बदली हुई आवाज में बोला, कारोन रेस्टन, सरेंडर कर दे तो हम बाकी सबको छोड़ देंगे। कारोन ताड़ गया कि इनका मकसद उसे जिंदा पकड़ना है। हंस भाई सुना, ये मुझे मार नहीं सकते, पर मैं इन्हें मार सकता हूं। इससे अच्छा चांस और क्या होगा? हंस और लियो को लगा कि कारोन का दिमाग सठिया गया है, पर भाई तो सीधा गुंडों के बीच कूद पड़ा। जंग शुरू हो गई। तलवारें ऐसे टकरा रही थीं जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। कारोन ने चिल्ला के बोला कि पीछे वाले लाइन को खत्म करो, पर उसने देखा कि गुंडे उसे हाथ लगाने से डर रहे हैं। तभी उन गुंडों का लीडर हकीम सामने आया। सब पीछे हटो, इस लड़के को मैं खुद संभालूंगा। हंस तुरंत कारोन के सामने खड़ा हो गया। कारोन, ये आदमी बहुत डेंजरस है, तू पीछे हट। हाकिम बोला, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। हंस मुस्कुराया, देख लेंगे बे। और भाई, हंस हवा में उछला और हाकिम पे टूट पड़ा। दोनों के बीच ऐसी फाइट हुई कि भाई चिंगारियां निकल रही थीं। पर हाकिम बहुत शातिर निकला। उसने हंस के वार को ऐसे घुमाया कि हंस सीधा जमीन पे जा गिरा। हंस गिरते ही समझ गया कि ये बंदा कोई मामूली डाकू नहीं है। हाकिम, तू पाब सल्तनेट का नाइट है ना? हमारे बीच तो शांति का समझौता है, फिर तू यहां क्या कर रहा है? हाकिम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर हमला किया, पर हंस भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपना पूरा ऑरा निकाला और हाकिम को पीछे धकेल दिया। देख हाकिम, तेरी पूरी टीम साफ हो चुकी है, सरेंडर कर दे, जान बच जाएगी। पर हाकिम तो पागल हो गया था। उसकी आंखें लाल काली होने लगीं। हंस चिल्लाया, अबे तेरी, ये तो माना बैकलैश है। मतलब हाकिम ने खुद को बम बनाने का फैसला कर लिया था। वो यहां से जिंदा जाने वाला नहीं था। हंस घबरा गया कि अगर ये फटा तो बच्चे मर जाएंगे। उसने अपना नीला जादू निकाला और खुद को ढाल बनाने लगा। तभी कारोन की आवाज आई, अबे ओ हंस, मैंने सोचा था तू मेरा ध्यान रखेगा, पर तू तो यहां खुद रायता फैला रहा है। हाकिम चौंक गया कि ये बच्चा उसके सामने कैसे खड़ा है। कारोन ने बोला, अपन की मर्जी। और भाई ने एक झटके में हाकिम का हाथ ही काट दिया। हाकिम चीखा, तू साक्षात मॉन्स्टर है। कारोन मुस्कुराया, शुक्रिया बे। पर तभी तलवार फिर से कांपी। कारोन ने पूछा, हाकिम, और क्या चाल है तेरी? हाकिम ने एक फीकी स्माइल दी और माफी मांगी। हंस चिल्लाया, सब लोग लियो को बचाओ। लियो बेचारा वहीं बुत बन के खड़ा था। हंस ने कारोन को जोर से धक्का दिया और उसके ऊपर लेट गया। ये खुद को उड़ाने वाला है, हंस चिल्लाया। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ, बूम। धुएं के बीच कारोन को एक आवाज सुनाई दी जो उसे मूर्ख बोल रही थी। वो आवाज बोली, अगर ये लोग तुझे नहीं बचाते तो आज तेरा खेल खत्म था। कारोन की आंख खुली। उसने हंस को लात मार के जगाया। अबे ओए, कब तक पड़ा रहेगा यहां? हंस बोला, अबे मैंने तेरी जान बचाई, थोड़ी तो इज्जत दे। कारोन बोला, मैंने कब बोला बचाने को? वो रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी और कारोन सोचने लगा, साला ये आवाज कहां से आ रही है?